नमस्कार साथियों। आज के हमारे अतिथि हैं ऑस्ट्रेलिया कैनबरा से श्री विवेक उमराव, जो यायावर के नाम से भी जाने जाते हैं और बहुत लंबा उनका अनुभव है भारत में सामाजिक कार्यों का। वो अपने आप को घुमंतू भी कहते हैं कि उन्होंने गाड़ी पे बहुत पूरे देश की यात्रा की है और लगातार जो है ऑस्ट्रेलिया में रहते हुए भी जो है वो भारत के सामाजिक प्रश्नों पर लगातार लिखते आए हैं। सोशल मीडिया पर उनकी प्रेजेंस बहुत अच्छी है और ग्राउंड रिपोर्ट इंडिया नाम की जो एक अंतर्राष्ट्रीय जर्नल है उसको वो संपादित करते हैं। कुछ वर्ष पूर्व उनकी एक पुस्तक आई थी जो बहुत चर्चित हुई, मानसिक, सामाजिक और आर्थिक स्वराज की ओर। तो आज विवेक उमराव जी से हम पूरे उनके जीवन और उनके संघर्षों और उनकी पूरी विचार शैली पर बात करेंगे। तो विवेक जी, आपका स्वागत है। सभी को प्रणाम, जय हो। मानसिक, सामाजिक और आर्थिक स्वराज की ओर आपने एक किताब बहुत पहले लिखी थी, मेरे ख्याल से उस समय आप भारत में थे। जी, 2015 में पूरी हुई थी। 2015 में पूरी हुई थी और आपने अपनी पूरी जो यात्राएं हैं, जो आपने ग्रामीण जनजीवन में देखा, जहाँ कुछ कार्य किया, उसमें बहुत अच्छी बात ये थी कि वो पुस्तक में जो है बहुत सकारात्मक जो स्टोरीज भी हैं। कई बार हम लोग जो है बिल्कुल नकारात्मक होते हैं कि हमको सकारात्मक चीजें नहीं दिखाई देती, लेकिन आपने बहुत सारे जो जो ग्रामीण क्षेत्रों में काम हो रहे हैं उनको उसमें दिखाती है। आइडिया कैसे आया आपके दिमाग में कि इस प्रकार की किताब होनी चाहिए जो मानसिक, सामाजिक, आर्थिक, क्या आपका मतलब क्या था इस पूरे इन चीजों से? दरअसल क्या है कि जी 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 दरअसल क्या है कि जब मैं छात्र था, तब जब जो देश के कुछ बड़े नाम हैं जिनको आप जी सोशल सेलिब्रिटी कह सकते हैं, जी तो उन लोगों के ये मान के चलता था कि ये लोग बहुत अच्छा काम करते हैं और बहुत अच्छी सोच के साथ में काम करते हैं, जी बहुत ईमानदार हैं, बहुत विजन के साथ काम करते हैं। तो सीखने समझने के लिए या अपना जीवन समर्पित करने के लिए उनके कामों में जुड़ा और बहुत अच्छे से जुड़ा, बिना किसी किंतु परंतु के, बिना किसी लेन देन के, अपने पास से लगाकर जो भी उसमें होता था। लेकिन कई वर्षों बाद मुझे महसूस हुआ कि जो जमीनी कार्यकर्ता है, जिन गांवों में या जिन क्षेत्रों में ये लोग जाकर अपने काम करते हैं या पैसे खर्च करते हैं, जो भी जैसा भी जिसका रहता है, उन लोगों का नाम कभी नहीं आता है, या आता है तो बहुत सहयोगी के तौर पर आता है, या ऐसे सहयोगी जिनका कोई मतलब नहीं होता है। और भी चीजों को फिर देखना शुरू किया। जैसे अभी आपने घुमंतू कहा था, तो घुमंतू गाड़ी में घूमने का नहीं है। घुमंतू यायावर मैं अपने आप को इसलिए कहता हूं क्योंकि सामाजिक मुद्दों को समझने के लिए, लोगों से जुड़ने के लिए पदयात्राएं बहुत की हैं। लगभग कई हजार गांव पदयात्रा से गया हूंगा। तो इन सब चीजों को देखते समझते ये लगा कि यदि आप कभी विदेश नहीं गए हैं, यदि आपने कभी किसी विदेशी फंडिंग एजेंसी से बड़े फंड नहीं पाए हैं, या आपको अंग्रेजी नहीं आती है, तो आप भारतीय समाज के ग्राउंड में काम करते रहिए। अपवाद छोड़कर बाकी लोगों का कभी धन्यवाद ज्ञापन भी नहीं हो पाता है। बहुत अच्छे काम करने वाले लोग मिलते हैं तो उनसे समाज सीख भी नहीं पाता, या सीखना सिखाना नहीं हो पाता है। इसीलिए 2005 में इच्छा हुई थी कि ग्राउंड रिपोर्ट इंडिया की शुरुआत की जाए, तो 2006 में वो भी शुरू किया गया था फिर। और यही सोचते सोचते फिर लगा कि ग्राउंड रिपोर्ट इंडिया में तो लोग अंग्रेजी में पढ़ता है, देश के बाहर जानता समझता है, उनके पास कुछ
पहले से विजन भी होता है, उन्हें पता भी होता है कि ठीक है ऐसा कुछ चल रहा है या नहीं चल रहा है, मोटा मोटी। लेकिन अपने समाज के, अपने देश के लोग वो भी तो जाने। तो मेरी इच्छा हुई कि एक किताब लिखी जाए। जी। पहले छोटी छोटी किताबें लिखता रहा था और उसका कोई मूल्य नहीं रखा कभी मैंने। अगर पास में पैसे हुई तो 5-10 हजार प्रतियां छपवाई और लोगों को दे दिया। जी। लेकिन इस किताब के पहले मैंने ये सोचा कि इस किताब को पैसों से दिया जाएगा, क्योंकि यदि आप 50,000 का मोबाइल खरीद सकते हैं, जी। जी बिल्कुल। यदि आप 2 लाख की मोटरसाइकिल खरीद सकते हैं, कार में घूम सकते हैं, 1,000 रुपए का पिज्जा खा सकते हैं, तो आप एक किताब भी खरीद सकते हैं। तो इसलिए इस किताब की कीमत रखी गई, और कीमत इतनी रखी गई कि आदमी उसको पढ़े और उससे होने वाली जो आय है उससे समाज में लगाया जा सके उस धन को। और ऐसा किया भी गया। अब इच्छा ये थी कि किताब लिखी कैसे जाए। तो उसमें ये मन में आया कि पिछले कुछ वर्षों, लगभग 10 वर्षों में, मैं जितने भी कामों से जुड़ा रहा हूं या मैंने जितने भी कामों को जमीन पर जाकर देखा है कि वो कैसे हैं, उनको खड़े होते हुए देखा है या उनके उतार चढ़ाव देखे हैं, तो उनकी गहराइयों को समझते हुए कि वास्तव में काम कैसे खड़े होते हैं, कैसे किए जाते हैं, इस पर भी मैंने एक चीज और कोशिश की कि समाज के जितने भी विभिन्न प्रकार के वर्ग हैं, जैसे नौकरशाही वर्ग हो गया, उद्योगपति वर्ग हो गया, या ग्रामीण वर्ग हो गया, शहरी वर्ग हो गया, जो ये विभिन्न वर्ग हैं, मध्यम आय वर्ग हो गया, निम्न आय वर्ग हो गया, जो अपने यहाँ जो शोषित वर्ग है, जो जाति आधार पर जो शोषित वर्ग है वो हो गया। इन जितने भी वर्ग हैं इनमें से कोशिश ये किया गया कि लगभग सारे वर्गों में से कुछ ऐसे लोग हों जिन्होंने काम करके दिखाया हो और उनसे लोगों को फायदा पहुंचा हो, समाज को फायदा पहुंचा हो, समाज सीख सकता है, समझ सकता है, ताकि ये गुंजाइश नहीं रहे कि नहीं मैं नौकरशाह नहीं हूं इसलिए नहीं कर पाया, या मैं नौकरशाह हूं इसलिए नहीं कर पाया, मैं उद्योगपति नहीं हूं इसलिए नहीं कर पाया, मैं उद्योगपति हूं इसलिए नहीं कर पाया, मतलब, या मैं शोषित वर्ग का हूं इसलिए नहीं कर पाया, या मैं उच्च वर्ग का हूं इसलिए नहीं कर पाया। सभी वर्गों से एक दो लोग के उदाहरण के तौर पर उस पर किताब में बताने का प्रयास किया गया है कि देखिए इन्होंने ये किया है। इसका मतलब यह है कि यदि आप चाहते हैं, यदि आपके पास दृष्टि है, मन में भाव है, इच्छा शक्ति है, तो आप कर सकते हैं। और उसका नाम मानसिक, सामाजिक, आर्थिक स्वराज्य की ओर इसलिए रखा गया था क्योंकि उस पर चर्चा की गई है जाति व्यवस्था पर, उस पर चर्चा की गई है कि कैसे आप आर्थिक स्वराज्य की ओर बढ़ सकते हैं। विभिन्न पहलुओं पर नौकरशाही के ऊपर बात की गई है, जो सामंती नौकरशाही है अपने देश में। तो मोटा मोटी जो किताब के अंदर है, इतना बड़ा नाम किताब का इसीलिए देना पड़ा है कि नहीं, बहुत अच्छी इस पे स्टोरीज है, मैंने भी इसको देखा है और बहुत ऐसी कहानी आनी भी चाहिए। लेकिन वो एक ही बात जो आपने कही बहुत महत्वपूर्ण, कि जो औपनिवेशिक मानसिकता हमारे यहाँ पर रही है, जो सत्ताधारी लोगों की या वर्ग की, और जो आपने कहा कि किसी को अंग्रेजी नहीं आती या कोई 4 पहिए की गाड़ी में नहीं है, तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अनाम लोग हैं जो काम कर रहे हैं गांव में और बहुत काम कर रहे हैं। वो वर्ग में भी बहुत नीचे हैं, जाति में भी नीचे हैं, लेकिन आ नहीं पाते हैं। और ये जो जिनका कंट्रोल है भारत के हर क्षेत्र में, और वो कंट्रोल जो है नॉलेज में भी है, और वो कंट्रोल जो है पावर, प्रिविलेज सब में है, वो लोग आसानी से अपनी सत्ताएं, अपनी प्रिविलेज छोड़ने को तैयार नहीं है। और इसीलिए उनका वो हर जगह जो है, हर मोर्चे पे वो आपको दिखते हुए नजर आएंगे। यानी कि अगर
किसी चीज का विरोध करना है तो विरोध पक्ष में भी वो नेतृत्व में होंगे, अगर वो सत्ताधारी है तो सत्ता के पक्ष में भी नेतृत्व में होंगे। और वो नीचे से जो आने वाले लोग हैं उनकी जिंदगी को वो बहुत मुश्किल बना देते हैं। यानी कि उनको जब तक उसने अपनी वो स्वीकार्यता कर ली कि भाई मैं इतना ही हूँ, आपको चुनौती नहीं हूँ, तब तक तो आपसे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जिस दिन आपको किसी ने सोच लिया कि आप उसके लिए चुनौती बन रहे हैं, उसी दिन से आपको साइडलाइन करना, काटना, किनारे करना शुरू हो जाएगा। तो ये एक बहुत एक दुर्भाग्यवश स्थिति है हमारे सामाजिक जीवन की। और जो सामाजिक जीवन में, ग्रामीण जीवन में जिसकी हम अक्सर चर्चा करते हैं वहां तो होगी, लेकिन जो अपने को बौद्धिक लोग बोलते हैं वहां भी ये स्थिति है। तो आपने ऐसे बौद्धिक लोगों में अधिक है। जी मेरा जो अपना आकलन है वो ये है कि बौद्धिक, जो भारतीय बौद्धिक लोग हैं, जी उनमें इस तरह की, जो मैं सामंती मानसिकता कहता हूँ उसको, जी जी आप औपनिवेशिक मानसिकता कहते नहीं, हैं। सामंती जातिवादी हम तो सब बता सकते हैं कि वो जी 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 जी। तो बहुत आपने कहा सामंती, बिल्कुल। कई लोग जो है मैंने ऐसे देखे हैं जो बहुत लिबरल हैं, सेक्युलर हैं, लेकिन सामंती हैं। वो अपने कास्ट हायरार्की में अपने को पूरा वैसे ही चाहेंगे, चाहे बहुत बड़ी बड़ी बात कर लें, भाई सर्वधर्म संभव, और कितनी बड़ी बड़ी बात वो करेंगे। लेकिन जब इश्यू आता है बराबरी का और सिस्टम्स का, कल्चरल चीजों का, तो वो उतने ही पुरातन पत्ती होते हैं जितना कोई दूसरा जिसको हम आरोप लगाते रहते हैं आजकल राजनीतिक जीवन में। इसके पीछे मुझे मुझे ये लगता है कि दरअसल जैसे राजा नहीं होता या सामंत होता था, जी जी पहले जो राजा होता था, राजा महान होता है, हाँ जी, ईश्वर का क्या अवतार कहते हैं उसको, प्रतिनिधि होता है, जी तो वो सब कुछ जानता है, उसका सीधे ईश्वर से संवाद होता है। जी जो भी ईश्वर भी कौन सा, मैन मेड ईश्वर, जो आदमी ने खुद ही गढ़ा है, ईश्वर जी ईश्वर जी वो है या नहीं है जी उसका कोई मतलब नहीं है। अपने हिसाब से जैसे हम हैं वैसे ही गढ़ दिया। जी अगर हमें क्रोध आता है तो ईश्वर को भी क्रोध आता है, जी अगर हमें वासना है तो ईश्वर पर भी वासना है, अगर हमें नौकर की आवश्यकता है तो ईश्वर को भी नौकर की आवश्यकता है, अगर हमें सोने चांदी हीरे जवाहरात गहनों से प्रेम है, संपत्ति से प्रेम है, तो ईश्वर को भी संपत्ति से प्रेम है। मतलब जैसे हम हैं वैसे वैसे ही हमने अपना ईश्वर गढ़ दिया। अंतर केवल इतना है कि हमारे पास 100 रुपया है तो ईश्वर के पास खरब रुपया है। मतलब तो जो जितना ज्यादा अमीर है वो उतना ही बड़ा ईश्वर है। आप भारतीय समाज में आज भी आप देख लें, जो जिसके पास पैसा किसी भी तरीके से आ जाता है, संपत्ति किसी भी तरीके से आ जाती है, उसको महान मान लिया जाता है, हाँ उसको अच्छा मान लिया जाता है, हाँ उसको सफल मान लिया जाता है, और फिर उसके जैसे होने का प्रयास किया जाता है, उसकी बात को ज्यादा वजनदार मान लिया जाता है। यही नौकरशाही में यही तो है, वेतन अधिक मिलता है, सुविधाएं अधिक मिलती हैं, और भ्रष्टाचार है ही तो ज्यादा पैसा भी संपत्ति बन जाती है, मतलब तो बड़ा इसलिए वो आदमी जो है वो हर चीज का विशेषज्ञ होता है। जी 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 जी। मतलब अमिताभ बच्चन जो है, अगर आज जो लोगों को कोरोना में रामदेव की दवाई बेचना शुरू करेंगे तो लोग सच मान जाएंगे कि बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये विशेषज्ञ हैं। दवाएं बेचें और क्या कहते हैं उसको, आवाज आवाज निकाल के हाँ शोर जी वगैरह जी करके कोरोना ही भगा सकते हैं। जी जी। तो वो क्या है कि लोग यार, लोग उदाहरण देते हैं कि देखिए अमिताभ बच्चन कह रहे हैं, हाँ आपको तो पता नहीं, आप तो आप कौन से बड़े आदमी हैं भाई, अमिताभ बच्चन इतने बड़े आदमी हैं। जब मुझे अभी भी याद है कि जब हम लोग अमिताभ बच्चन के 50वां अंगूठिया पहनने और उसमें बात करते थे, तो कई लोग हमारे घर वाले बोलते थे कि देखा वो इतना बड़ा आदमी है तब भी भगवान के दर्शन करने जा रहा, तुम इतने निरीह हो गए कि जाना नहीं चाहते हो, सवाल करते हो भगवान पे। उनको भी तो सफलता मिल रही है, और वो जितना सफलता मिल रही है उतना भगवान के दर्शन ज्यादा करने जाते हैं। तो ये जो हमारे समाज के अंदर जो बड़े लोग ही सही बात कहते हैं और उनकी बातों को सवाल नहीं करना, पहले तो बड़े किस बात के हैं, वे बराबर नागरिक तो बराबर ही है। देखिए विद्या भाई, जब मैं छोटा था बहुत चीजें हमारे समाज में या जिस परिवेश में हम बढ़ते हैं उसकी कंडीशनिंग हमें नियंत्रित करती है। जी और कुछ लोग ऐसे होते हैं, आप जैसे जो
साथी लोग होते हैं, वो उस इतनी इच्छा शक्ति और दृष्टि उनकी बढ़ जाती है, हासिल कर लेते हैं अपने, जिसे कहते हैं अर्न कर लेते हैं अपनी मेहनत से या प्रयास से, तो वो उस कंडीशनिंग से बाहर आ जाते हैं। जिस किताब की बात आपने की उसमें देखा होगा आपने कि आमुख जो है, पहला जो अध्याय आमुख है, उस पर कंडीशनिंग अनुकूलता पर ही बात की गई है। तो जैसे जब मैं छोटा था तो जिसको देखो वही अमिताभ बच्चन को या और लोगों को महान कह रहे हैं। अब इनको जैसे सुपर क्या महानायक, अभी अंबानी जी हो जाएंगे महान। हाँ, महानायक का दर्जा दिया जाता था इनको अभिनय के क्षेत्र में। हाँ जी। मैं भी इनकी फिल्मों का इंतजार करता था और जब इनकी फिल्में देखता था तो मुझे भी मजा आता था, मुझे भी लगता था वाह क्या अनुभव अभिनय किया है, वाह क्या डायलॉग मारा है। जब बड़ा हुआ, दृष्टि बदली, चीजों को दूसरे हिसाब से देखना शुरू किया जी, विजन अलग हुआ, तो जो मैंने समझा वो मैंने पाया कि इन महानायक महोदय को सब कुछ आ सकता है, अभिनय नहीं आता है। अब इस बात को अगर कह दिया जाए तो बहुत लोग नाराज हो जाएंगे। वो देखिए वो तो लोग वो एक क्योंकि क्या होता है कि हमारे यहाँ तो लोग आपको ओपिनियन रखने का भी अधिकार नहीं देते ना। जैसे आपने कहा कि भाई उनको अभिनय नहीं आता, मैं कह रहा हूँ आता है, तो लेट्स हैव इट कि भाई दोनों का अपना अपना मत हो, लेकिन हम चाहते हैं कि जो मैं कह रहा हूँ वो आप भी कहें और वैसे ही कहें। आपकी कैसे है? देखिए, आपको लग सकता है कि उनको अभिनय आता है, अच्छी बात है। नहीं, मैं कह रहा हूँ कि लोग ये कह रहे हैं। मुझे लगता है उनको अभिनय नहीं आता, तो मुझे भी अपनी बात कहने का अधिकार है, जैसे आपको अपनी बात कहने का अधिकार है। जी जी, वही मैं बात कह रहा हूँ कि ये जो हमारे समाज के अंदर जो एक बड़ी बड़ी दुखद बात हो गई है कि एक जो बहुमत का शासन का मतलब है कि सबको एक ही मत का सोचने का जो आदत डालने का जो है वो हो गया, और वो ज्यादातर हमारे यहाँ जो है खतरनाक प्रवृत्तियों के ले जा रहा है, क्योंकि उसमें जो है व्यक्तिगत कोई चॉइस कहीं रह नहीं रही है किसी के पास में। यानी कि मेरे को ऐसा सोचना है जो समाज सोच रहा है, और जो समाज कर रहा है वो सही होता है, जहां भीड़ जा रही है वो सही होता है। ये जो मानसिकता है भीड़ वाली, ये पूरे दक्षिणी एशिया में बहुत जबरदस्त बढ़ रही है, और इसके कारण से जो लोग उसको नहीं स्वीकार कर रहे हैं, भीड़ की जो राय है, भीड़ की जो ओपिनियन है, उसको एक्सेप्ट नहीं करोगे अगर आप, तो आपका या तो आइसोलेट हो जाओगे या तो आपकी लिंचिंग हो जाएगा, ज्यादा मजबूत होगे तो आप अलग थलग हो जाओगे, किनारे पे चुपचाप रहोगे, आपको कोई पूछेगा नहीं। देखिए, जहां भीड़ तंत्र होता है वहां पर जो भीड़ तंत्र का विरोध करने वाले जो लोग मजबूत दिखते भी हैं, तो उनकी मजबूती बहुत देर तक चलनी नहीं है। बिल्कुल भाई आज मजबूत हैं क्योंकि जब भीड़ तंत्र नहीं था तब के मजबूत हैं जी। अब भीड़ तंत्र ज्यों ज्यों मजबूत होता जाएगा तो आपकी मजबूती घटेगी। बिल्कुल। तो आज नहीं, कल नहीं, परसों जो मजबूत दिख रहे हैं उनकी भी वही स्थिति होनी है। जी बिल्कुल। तो इसलिए कायदे से होना चाहिए कि जो लोग भी भीड़ तंत्र का हिस्सा नहीं है उन लोगों को आपस में तालमेल, एकता, समन्वय के साथ मिलकर के कुछ रास्ते खोजने चाहिए। जी जी जी। सारे आपस के मतभेद भुलाकर, अहंकार को पीछे हटाकर, जी देखिए ऐसा कब होता नहीं, है। बिल्कुल ये आपकी बात बिल्कुल सही है कि हम लोग जो लोकतंत्र का जो मीनिंग निकाल लिए, वो निकाल लिए कि भाई एक तो जहाँ बड़े लोग जाते हैं और जहाँ ज़्यादा पब्लिक ओपिनियन होती है वो सही होता है, और ये बहुत खतरनाक वो है। सही और गलत कभी भी ज़्यादा और कम पे नहीं निर्भर होता है, लेकिन हमारे यहाँ जो है वो एक ऐसी अब प्रवृत्ति बनती जा रही है लगातार कि किसी भी चीज़ के लिए अगर बढ़िया है कि वो साइंस है, न्यूटन ने कहा कि भाई जो है वो सेब जो है ऊपर से नीचे क्यों गिरा, नीचे से ऊपर क्यों नहीं गिरा। यहाँ तो उसी पे सवाल खड़े हो जाते हैं। अगर आज का जमाना होता तो लोग उसी पिटाई कर देते हैं कि वो तो अरे तुम क्या बात कर रहे हैं, ऊपर से नीचे नहीं गिरेगा तो कहाँ गिरेगा। विद्या भाई, अगर भारतीय समाज होता तो विज्ञानी नहीं होता। तो शायद यही कारण है कि भारतीय समाज में विज्ञान या वैज्ञानिक कहाँ हुए। अपवाद घटनाएं छोड़ दें, हाँ
तो नहीं हुआ है ना। जैसे यूरोप ने क्या किया है, थोक के भाव दिए हैं। हर एक नहीं वो बिल्कुल यूरोप आपकी के हर एक देश ने कुछ कुछ मतलब हर एक देश ने थोक के भाव वैज्ञानिक दिए हैं, नहीं थोक के भाव वहां पर जो, सामाजिक चिंतक दिए हैं। हाँ वहां पर जो पूरा जो क्या बोलना चाहिए, एक सामाजिक जो उथल पुथल हुई है। और भारत में जो है वो जो मतलब प्री वैदिक जो एज था, वो लोकायत दर्शन था। इवन बुद्ध का जो चिंतन था वो तार्किक था, थोड़ा करुणावादी था, मानववादी था। लेकिन जैसे जैसे जो है इस चिंतन के ऊपर जो है वो ब्राह्मणिकल जो रिचुअल्स की और जो एक फिलोसफी का मुलम्मा चढ़ के आया, उसने पूरे जो है इरेशनलिटी को ही रैशनल बना दिया। और वो इतना ज्यादा हो गया पूरा समाज के अंदर कि मतलब बहुत सारा मैटर, मतलब ये नहीं है कि सारा वो है, लेकिन उसने जो सबसे बड़ी गड़बड़ की वो की वैज्ञानिक चिंतन को जो है हमारे समाज से बिल्कुल बाहर का रास्ता दिखा दिया। और यूरोप में उसके देखिए, उल्टे है पूरी चीजें कि भाई वहां पर जो है वैज्ञानिक चिंतन है, और वैज्ञानिक चिंतन के साथ साथ जो जो लिटरेचर में भी उसका इम्पैक्ट दिखाई दिया, तो साहित्य भी बड़ा उच्च कोटि का पैदा हुआ। हमारे यहाँ वहां वो पर नहीं कहीं भी देख लें आप, जी। साहित्य देख लें या क्रिएटिविटी के किसी जी भी जी और क्षेत्र को बिल्कुल भी देख लें आप, है ना, कला को देख बिल्कुल लें आप, बिल्कुल। क्या कहते हैं उसको, जो शिल्प को देख लें, जी किसी भी जी चीज को आप देख लें, जी सब में दिखाई देगा आपको। और अपने यहाँ पर शिल्प का मतलब देवी देवताओं की मूर्ति बनाना। और सिर्फ मुझे इन सब चीजों के पीछे जो सबसे मूल और प्रमुख, या ये भी कहना चाहता हूँ कभी कभी एकमात्र कारण दिखता है, वो जाति व्यवस्था है। जी क्योंकि हुआ क्या कि पहले जो कुछ भी था, पहले दुनिया में जितने भी समाज रहे, सबने प्रकृति को समझते हुए जी तालमेल के साथ में अपने भीतर के तंत्र अंदर से कहते हैं ना कि इवॉल्व किए, अंदर जी से स्वतः स्फूर्त तरीके से जी। निकल करके आए। अब जो भी है, जैसे भी जाति व्यवस्था आई, जो भी लेकर के आए, बाहर से आए, अंदर से आए, जी 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 इस पे मैं क्योंकि इतिहासकार हूं नहीं, और मेरा मानना है कि उस जमाने की बात दावे से कहीं भी नहीं आ सकती है। क्योंकि जिन दस्तावेजों का की बात की आती है, वो दस्तावेज भी नहीं देखिए इन्हीं लोगों ने बनाए हैं। वो चीज भी मैं उस चीज पे मेरा बहुत क्योंकि अब मैं काफी समय से मतलब मुझे भी काफी दुनिया देखने का मौका मिला। और मैं एक चीज समझा कि जो कॉलोनियल जो जो पावर्स थे, वो जहां भी गए उन्होंने एक गेम जरूर खेला। मतलब ऐसा नहीं है कि वो इंडिया आए तो इंडिया का भला करने के लिए आए, भला उसमें हो गया लोगों का, वो एक कोलैटरल हाँ। होता है लेकिन लेकिन एक्चुअल में वो जहां भी गए तो अपने भी इंटरेस्ट थे। जैसे आप देखिए कि नैरेटिव कैसे बिल्डअप होता है, ये वेस्टर्न वर्ल्ड ने नैरेटिव बिल्डअप किया अपने हिसाब से, सूटेबिलिटी के हिसाब से। तो आप देखिए कि बोलते हैं कि 1492 में जो है कोलंबस डिस्कवर्ड अमेरिका। ना अगर आप ये पूछेंगे कि कोलंबस ने कैसे अमेरिका की खोज की, क्या अमेरिका उससे पहले स्टैंड करता था, नहीं करता था? या आप बोलते हैं कि 1497 में जो है वास्को डी गामा ने भारत की खोज की। ना एज ए चाइल्ड मैं बता रहा हूँ, जब हमारे क्लास में आता था मेरे भी दिमाग में आता है कि 1497 में जो है वास्को डी गामा ने भारत की खोज कैसे की थी? मतलब भारत उससे पहले था या नहीं था? जबकि ये लोग इन्वेडर्स थे। कोलंबस वाज एन इन्वेडर, वास्को डी गामा वाज एन इन्वेडर। तो मेरी समझ में ये आया कि हर जगह यूरोपियंस गए तो वहां उन्होंने ऐसी नैरेटिव बनाया। मैं फिलीपींस में गया, एक जगह वो सेबू सेबू सिटी के आसपास है, वहां पर भी एक क्योंकि वहाँ स्पेनिश आए थे, तो वहां पर भी उनका वही था कि उन्होंने जो है लोकल कम्युनिटीज को जो है कंट्रोल कर दिया, उसको डोमिनेट करने के लिए। और हर जगह जाके आज मैं आपको बता सकता हूँ, बातचीत करने के बाद मैंने ऐसे आपके जैसे कन्वर्सेशन किए, अफ्रीका के अंदर भी इंडिजिनस पीपल का सवाल है, सेनेगल के अंदर भी इंडिजिनस पीपल है, और केन्या में भी है। तो अब हर एक कंट्री बोलता है कि हम एक्सेप्ट ही नहीं करते इस इंडिजिनस पीपल के कॉन्सेप्ट को। दूसरी चीज जो मैं कहना चाहता हूं कि आप 3000 4000 ईयर्स पहले की बात कर रहे हैं, तो 3000 साल पहले नेशन स्टेट की कौन सी बात हम कर रहे हैं? कौन सा नेशन स्टेट था? क्या पासपोर्ट था? क्या आपके घर के रेजिडेंशियल नंबर थे? आप जहां जाते थे वहां बैठते, ना जनसंख्या का कोई संकट था, ना कोई नेशन स्टेट थी। हर एक के अपने अपने कुनबे थे, कम्युनिटीज थी, क्लैन थे, कोई कहीं से निकलता था। और दुनिया में हर एक व्यक्ति कोई ना कोई इधर से उधर गया है। ऐसा बिल्कुल। कभी नहीं हो सकता कि आप आज यहाँ पर हैं कल कहीं और जाते हैं, आपका बेटा कहीं और जाएगा।
ये तो केवल जो जो जिनको दुकान करनी है एक ही जगह पे वही रहते हैं कि भैया आप पिताजी की दुकान थी, अब बेटा बड़ा होगा तो उसी दुकान में वो जो है पिताजी भी बड़ा होते होते बुढ़ा हो जाता है और बेटा होते होते भी वहीं चला जाता है। बाकी लोग डेफिनेटली दुनिया के अंदर लोग इधर से उधर गए, और अगर दुनिया में लोग इधर से उधर नहीं जाते तो ग्लोबल सिविलाइजेशन कहीं बढ़ती नहीं। जैसे पूरी दुनिया में जो आज मानव जाति दिख रही है वो जी दिखती ही नहीं, एक जी, ही जगह पर सीमित रह जाती। और आज क्योंकि हमको ऐसा नहीं है कि आज दुनिया भर में अलग अलग जगह पर हाँ जी एक जी, एक साथ मानव जाति का प्रादुर्भाव हुआ, ऐसा नहीं है, किसी एक स्थान पर बिल्कुल हुआ है, बिल्कुल बिल्कुल फिर बिल्कुल। वहां से लोग मूव करते रहे हैं। और दूसरी चीज ये भी है कि आज हम लोग जो है, आज हम मेरे घर में लाइट लगी हुई है, मैं ये जूम पे बात कर पा रहा हूँ, तो ये अगर हम इसको नैरो माइंडेडनेस उस पे लेंगे तो भैया जिसने बनाया वो दूसरे को क्यों देगा? वो बोलेगा भैया मैंने तो ये बनाया, मैं आपको मेरा ज्ञान मत लेना भैया, एडिसन ने बल्ब की खोज की या किसी ने किताब लिखी। अब ये ग्लोबल हेरिटेज होती है। अगर आज हम ऑथर्स को पढ़ते हैं, राइटर्स को पढ़ते हैं जो वर्ल्ड लेवल के हैं, कोई भी है, तो हमारे को उससे एनलाइटनमेंट मिला ना, वो दुनिया की संपत्ति मैं होती है। विद्या भाई आपको एक चीज बताऊं, जैसे आपने देखा होगा कि पाश्चात्य देशों में एक चीज बहुत अधिक रहती है, उसको क्या कहते हैं, अ, उसको आईपी बोलते हैं, जी, है ना, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स बोलते हैं, ये उसको बिल्कुल आईपीआर कहते बिल्कुल बिल्कुल, आईपीआर। हैं। आपको पता है जब से आईपीआर मैंने सुना बहुत साल पहले, हम्म जब यह बहस शुरू हुई दुनिया में, शुरू हुआ है, हम्म मैंने पहले दिन से इसका विरोध किया है। हम्म अभी जो आपने बात कही ना कि मान लीजिए किसी ने बल्ब का आविष्कार किया, तो ऐसा नहीं है कि रातों रात उसे खोपड़े में बल्ब का आविष्कार का कोई हाँ समय हाँ कहा आ हाँ, अरे गया उसने कर दिया, ऐसा नहीं है। बहुत लंबे समय तक उनके उसके पहले का जो 500 साल का, 1000 साल का जो मानव जाति का जो धीरे 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 जी धीरे जी जी, विकास हो रहा है, जो पूरा बहुत प्रकार के वैज्ञानिकों ने, कुछ ने असफल कुछ ने सफल, जो भी जो जी जी, वो सब सारे उसका हिस्सा प्रयोग ही किए हैं, है सारे हैं। उन सब का निचोड़ पहुंचता है आपके पास, तब जाकर के आप कुछ बना पाते हैं। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, एब्सोल्युटली। ऐसे ही दुनिया में जो लेखक हैं, ऐसा नहीं है कि वो सारा चिंतन इकट्ठे उन्होंने खरोच से, नहीं नहीं जीरो से अब अपने पास पैदा कर लिया था, ऐसा नहीं है। तो मेरा मानना है कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट होता ही नहीं है, लेकिन जी जी चूंकि जी, वो कमर्शियल वर्ड दुकानदारी है, चलती है, बिल्कुल 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 इकोनॉमी जी। खड़ी होती है, पैसे वैसे बनते हैं, तो इसलिए ये भी एक चीज कर ली गई है, इसका कोई मतलब नहीं है। और बहुत जल्द, मेरा मानना है कि बहुत जल्द हो सकता है कि हमारे आपके जीवन में ही इस प्रकार के जो राइट्स हैं उनका हाँ आप मखौल उड़ना शुरू हो सकता बिल्कुल, अब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट की बात करेंगे तो शेक्सपियर को किसने दिया होगा, और न्यूटन को किसने दिया, आइंस्टीन को किसने दिया, कौन सी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट आ गई? तो वो तो ये है कि आप जो है हर एक अपना करना चाहता है, और करने वाले जिसने वहां रजिस्टर्ड करा लिया उसने तो हल्दी पे भी करा लिया अपने ही, हमारे को छोड़ करके। तो ये तो बिजनेस है, और बिजनेस कमर्शलाइजेशन ऑफ साइंस जो है बहुत खतरनाक है। है। बिल्कुल। तो विवेक जी बताएं कि आप जब पूरा अपना नेम लिखते हैं, विवेक उमराव ग्लैडनिंग, ग्लैंडिंग, ग्लैंडनिंग। ग्लैंडनिंग, और फिर जी। उसके बाद यायावर भी लिखते हैं, तो ये इसका पूरा इसके पीछे क्या फिलॉसफी है? दरअसल जब मैं छोटा था, हम्म मुश्किल से उम्र नहीं याद है, लेकिन मान मान लिया जाए कि 9 से 11 वर्ष के बीच का रहा हूँगा, तो मैं देखता था कि शादियां होती हैं और लड़कियों के सरनेम बदल जाते हैं। अच्छा, तो मैंने अपनी माताजी से कहा कि ये क्यों होता है, तो उन्होंने कहा ऐसा ही होता है। परंपरा है। और नहीं, उन्होंने कहा ऐसा ही होता है, यही यही नियम है, ये बोल दिया उन्होंने। और मेरी शुरू से आदत ये रही है कि ऐसा ही यदि होता है तो उसके पीछे कुछ मामला होना चाहिए, ऐसा ही कैसे होता है, कुछ जी ना कुछ होगा। तो मैंने जब उनके पास उत्तर नहीं था, और आप जानते ही हैं कि जब उत्तर जी, नहीं होता है तो अपने समाज में लोग क्या करते हैं, है ना, तो ज्यादा सवाल ज्यादा भी नहीं पूछना चाहिए। हाँ, छोटे ये हो तो भीड़ मार तंत्र जो पड़ती आज है। आप देख रहे हैं, वो भीड़ तंत्र भारतीय घर, समाज के जो परिवार हैं उनमें हाँ जी शुरू हाँ। से ही है। तो मैंने ये कहा कि जब मैं बड़ा होऊंगा तो अपनी पत्नी का सरनेम लगाऊंगा। अच्छा, तो सभी को लगा होगा कि छोटा बच्चा है, कुछ कह रहा है, हम्म हंस दिए होंगे।
लेकिन मैंने विद्या भाई एक चीज महसूस की है, ये कि जब बच्चा छोटा होता है और अगर वो बदमाश नहीं है, शैतान नहीं है, मतलब क्रिएटिविटी को मैं शैतानी बदमाशी नहीं कहता हूँ। जी 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 जी। जैसे कोई चीज टूट जा रही है, बच्चा एक्सपेरिमेंट कर रहा है, कोई चीज टूट जा रही हाँ है या हाँ कुछ वो सीखना चाह रहा है, उसको मैं शैतानी बदमाशी नहीं कहता हूँ। जी और अपने समाज में जिन बच्चों को शैतान और बदमाश कहा जाता है, यदि क्रिएटिविटी वाले मसले हटा दिए जाएं तो मुश्किल से उनकी गतिविधियों में 1 या 2% ही गतिविधियां ऐसी होंगी जो शैतानी के दायरे में आती हों। जी। हम दरअसल जो बच्चा जितना क्रिएटिव होता है उसको हम उतना शैतान बोलते हैं, हाँ, उतना ही बदमाश बोलते हैं उसको, वो पढ़ता नहीं है तो क्योंकि याद वो करना चाहिए, याद करना उसको, रिमेम्बरिंग, मेमोराइज करना उसको, सारी चीजें हाँ, दिमाग क्योंकि में। हम बच्चों को गुलाम के तौर पे देखना चाहते हैं अपने। जी। जो हमने कह दिया, इसी कारण देखते हैं अपने यहाँ कहानियां हैं, मातृभक्त बालक, हाँ पितृभक्ति हाँ बालक, गुरु भक्ति बालक, है ना। अब गुरु बोल रहा है कि जाओ मेड़, पानी बरस रहा है, जाओ मेड़ लगाओ, तो कहानियां कैसी बनाई गई कि वो जाकर के लेट जाता है ना। हाँ पहले हाँ मिट्टी से ढकता है, नहीं ढकता है तो लेट जाता है, रात भर पानी उसके ऊपर से गुजरता रहता है, बीमार हो जाता है। गुरु बोलता है कि जाओ गायों की सेवा करो। अच्छा, तुम गायों का दूध पीते हो भूख लगने पर, तुम बछड़ों का हक मारते हो, चलो। अच्छा, तुम फेना भी चख लेते हो, तुमको ऐसा नहीं करना है। वो अंधा हो जाता है। मतलब मैं जब आज सोचता हूँ तो सोचता हूँ कि ये कहानियां परंपरा में बनाई क्यों गई? लोगों को मानसिक रूप से गुलाम बनाने के लिए बनाई गई कि भैया माता जो कहे वो उसकी भक्ति करो, पिता जो कहे भक्ति करो, सवाल ना खड़ा करो, गुरु जो कहे उसे भक्ति करो, सवाल नहीं खड़ा करो। गुरु चाहे खूब जातिवादी रहे, घनघोर, कोई दिक्कत हाँ, नहीं। मतलब इसका मतलब क्या है? इसको मैं ऐसे कहता हूँ कि जितना समझदार पिता है उसका बेटा उससे कम समझदार होगा। जी क्यों? वो पिता को फॉलो करेगा, तो जिसको आप फॉलो करते हैं उससे पीछे ही रहता है ना हमेशा। जी बिल्कुल। आपका आप ध्यान से देखें, जैसे मतलब अगर ध्यान से देखा जाए तो इसका उदाहरण अगर लें, एक काल्पनिकता से उदाहरण लेते हैं। हमारे पास पुष्पक विमान था, आज कुछ नहीं है। हमें राफेल भी उधार लेना पड़ता है, बाहर से लेके आते हैं हम पहले आदमी को कि इतने हम विशेषज्ञ थे कि आदमी का धड़ होता था और हाथी का गला काट के लगा दिया करते थे। अब आदमी की गर्दन इतनी सी होती, हाथी की इतनी बड़ी होती, लेकिन वो हम लगा देते थे किसी तरह से उसको। अलग अलग सिराएं होती हैं, सब होते हैं, लेकिन हम इतने विशेषज्ञ थे कि हम लगा दिया करते। हाँ, वो तो देखिए, वो तो ऐसे ऐसे क्रिएट किए गए हैं ना कि आप ऐसा लगे कि भाई हम, तभी तो आप लगेंगे कि आप स्पेशल हैं। नहीं, हम सच मान रहे, हम सच मान रहे विद्या भाई कि तो सब सच था। जो भी ये फर्जी वाला है सबको सच मान रहे। हाँ, सब सच मानते हैं। लेकिन आज हम वहां नहीं है, पीछे क्यों है? इस कारण की पिता से पीछे बेटा रहेगा। तो ऐसी हजारों पीढ़ियों में हम पीछे आते 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 ऐसे पीछे आ गए। नहीं, क्योंकि पिता को आप सवाल नहीं कर सकते, और अगर पिता को या गुरु को आप सवाल नहीं कर सकते तो सारे गुरु सबसे बेहतरीन होने चाहिए थे, कोई स्टूडेंट खराब ही नहीं निकलना चाहिए। अब यही तो मामला फंसता है कि बच्चा छोटा है तब माता पिता को फॉलो करेगा, थोड़ा बड़ा होता है तो गुरु को फॉलो करेगा, उसके बाद जब फॉलो करता है तो किसी सामंत को फॉलो करेगा। जिंदगी भर फॉलो ही करता रहता है। अपना डिसीजन नहीं तो ले पाता। उसकी भीतर की जो क्रिएटिविटी है, उसके भीतर का जो अपना है, वो कब निखरेगा? और जो समाज अपनी पीढ़ी की, अगली पीढ़ी के अपने बच्चों को निखरने नहीं दे सकता है, वो समाज हमेशा पीछे ही जाएगा, नहीं, कभी आगे नहीं आ सकता वो है। समाजों को गलत फहमी तो होती अब है ना ऐसा कि तो हम है बहुत नहीं कि आगे हैं। आपके समाज इतना परिपक्व था कि पुष्पक ईमान बना दिया और फिर रातों रात आपका समाज पीछे चला गया, ऐसा नहीं है। ना, वो तो सवाल ही नहीं उठता। आपने कभी पुष्पक ईमान नहीं बनाया। ये काल्पनिक चीजें। आप अरब देशों में चले आइए, वहां पर उड़ने वाले कालीन है। आपके यहाँ तो जैसे पुष्पक विमान है तो उनके यहाँ उड़ने वाले कालीन है। आप बहुत तुलना देखिए ना, अरब देशों की जो कहानियां हैं वो भारतीय वो जो सभी देखिए, कहानियां हैं, जो पौराणिक कथाएं काफी मिलती हैं। वो तो पूरे दुनिया के, अगर आप जिसमें भी, जहाँ भी धर्म का मुलम्मा चढ़ा हुआ है, हाँ, किसी भी धर्म में चले जाएं आप, हाँ, तो वहाँ उसमें कल्पनाओं का भंडार है, और पूरा। क्योंकि उन्हें अपने आप को ये दिखाना है ना कि जो सर्वे सर्वा है, जिसकी पूजा करते हैं, जिसको जी जी मालिक बताते हैं, जी। वही सब कुछ रच रहा है। हाँ,
लेकिन ये फर्क आ गया कि थोड़ा जो जो देश तरक्की कर गए और जो देश जो है जिनको हम बोल सकते हैं डेमोक्रेटिक है, लिबरल डेमोक्रेसीज हैं, वहाँ इन भगवानों की आप आलोचना कर सकते हैं, राइट टू ऑफेंड भी जिसे बोलते हैं। हमारे यहाँ तो आलोचना क्या, आप एक शब्द नहीं बोल सकते, बोलेंगे तो फिर आपको जुबरी तलैया में कोई कोर्ट आपके खिलाफ में केस भेज देगा, आपको पता भी नहीं होगा जुबरी तलैया कहाँ पर है, लेकिन आपके पास में नोटिस आ जाएगा कि भैया विवेक आपने ये बोला था, आपको ये मेरी धार्मिक भावनाएं आहत हो गई। और ये धार्मिक भावनाएं बड़ी जल्दी आहत होती है, हम लोग इतनी जल्दी आहत होती है। धर्मद्रोह का मुकदमा दायर किया था आपके खिलाफ। तो बहुत आसानी से जो है समाज में जो है, मतलब ये ऐसा हो गया, और उसके जरिए जो है जो लंपन की एक फौज तैयार हो जाती है। समाज के बारे में जो आप सोचते हैं, समाज के बारे में जो मैं सोचता हूँ, हमारे आपके सामने आप दसियों लाख लोग खड़ा कर दीजिए, हमारी भावनाएं आहत नहीं कर सकते आप। नहीं, आहत क्यों हो जाएंगे? क्योंकि हमारी भावनाएं हमारी अपनी भावनाएं हैं, उधार लेके नहीं लाई ना हमने भावनाएं। जी तो उनको कैसे आहत करेंगे आप? नहीं कर सकते आहत। तो मतलब ये कहने का मतलब कि इतना नाजुक हम लोग बन गए हैं, इतना नाजुक। और नाजुक क्यों बनते हैं? क्योंकि हमको लगता है कि इतना से किसी ने पत्थर फेंक दिया तो पता नहीं हमारा भावना। जब एक हेल्दी डिबेट नहीं होगी, हेल्दी डिबेट सोसाइटी में कैसे होगी? जब घर से आपने जैसे कहा कि शुरुआती बच्चा कभी भी जो है वो इरेशनल नहीं होता, बच्चा हमेशा जो है तार्किक होता है। जब बच्चा पैदा होता है, मैं लोगों को एक उदाहरण देता हूँ कि एक बच्चे को आप, जो छोटा बच्चा है जिसको आपने ज्यादा सिखाया नहीं है कि गंगा जी में पैसा डाल दो, भगवान के ऊपर प्रसाद चढ़ा दो, ये सिखाया नहीं है, उसको एक कमरे के अंदर बंद कर दो और ऊपर जो है वहां पर कुछ भी चीज रख सकते हो, आप कोई मूर्ति भी रख सकते हो, थोड़ा सी ऊपर कुछ प्रसाद भी रख सकते हो, कुछ भी रख दो और आप अपना हट जाइए। वो उस मूर्ति उर्ति को उठा के पटक देगा, नीचे गिरा देगा, कोशिश करेगा चढ़ने की, और एक दो अटेम्प्ट करेगा, गिरेगा, चढ़ेगा, लेकिन चढ़ जाएगा और फिर उठा के फेंक देगा उसको। तो वो उसको थोड़ा पता है। लेकिन आप जैसे जैसे वो बड़ा होता है, बताइए भगवान जी हैं, इनको प्रणाम करो, ये जय करो, ये देखिए, ये आप उसको ट्रेन करते हैं। हम ट्रेन करते हैं, और ट्रेन करते करते जो है बच्चों से ज्यादा ट्रेन उनके माँ बाप हो चुके हैं। जो बच्चा तो फिर भी सवाल कर लेगा जा करके इधर उधर, माँ बाप जो है उसको इतना ज्यादा वापस उस बैक टू स्क्वायर वन डाल देते हैं ताकि वो सवाल न करे। और ये एक ऐसी स्थिति है कि जिसमें जो है, जब अगर आपने, इससे ज्यादा क्या हो गया कि जो लोग थोड़ा सी हम लोगों के आपके जैसे बात करने में आ भी गए और थोड़ा सवाल भी कर लिया, तो उसके बाद क्या है कि जो सिस्टम है हमारे यहाँ, एक सोशल सिस्टम है, और सोशल सिस्टम जो है आपको इंडिविजुअल नहीं बनने देता है ना, मारता है। हाँ, इसलिए जब आप जो है लोग बोलते हैं ना कि भारत में लोग क्यों अल्टीमेटली जो है वो वापस उस चीज में क्यों आ जाते हैं, समाज के दबाव में, क्योंकि वो आपकी चॉइसेज इंडिविजुअल नहीं होती हैं, आपकी कोई भी सोच इंडिविजुअल नहीं है। वो ले दे के आपको समाज की चिंता करनी है 24 घंटे कि भाई मैं ये काम कर रहा हूँ। मतलब समाज की चिंता आप वैसे नहीं करते कि भाई जैसे पानी गिर रहा है, सड़क पे कूड़ा है, ये जो कलेक्टिव स्पिरिट होनी चाहिए वहां नहीं है। लेकिन समाज की चिंता इस चीज में है कि मैंने कोई कपड़ा पहन लिया तो समाज खुश है या नहीं है, या मैंने कुछ खा लिया तो समाज को नाराजगी तो नहीं। तो लोग मेरे किचन में जाना चाहते हैं, मेरे फ्रिज में देखना चाहते हैं कि आपने क्या पकाया, क्या खुशबू आ रही है, कौन सा वाला है। तो ये जो जहाँ पर इंडिविजुअलिज्म होना चाहिए वहाँ इंडिविजुअलिज्म नहीं है, जहाँ कलेक्टिव होना चाहिए वहाँ इंडिविजुअल बन जाते हैं, जहाँ इंडिविजुअल होना चाहिए वहाँ कलेक्टिव बन जाते हैं। बिल्कुल। और इसीलिए जो है पेरेंट्स जो है उनकी चिंता रहती है कि भाई हमारा बेटा, जब आप शादी करते हैं भाई जी, अब आपका जैसे विवाह हुआ, आपने अपने अपने आपने विवाह किया, तो जरूर है कि आपके घर में, खानदान में इसका हंगामा हुआ होगा। बहुत तगड़ा, जबरदस्त। खानदान में नहीं हुआ, खानदान से रिश्तेदारों में बाहर। नहीं हुआ। अच्छा। माता पिता ने मतलब बहुत ज्यादा ड्रामा किया, लेकिन चूंकि मैं बचपन से उनके ड्रामे देखते आ रहा था तो मेरे ऊपर फर्क नहीं पड़ा। तो मेरी पत्नी को 2-3 साल लग गए ये मानने में कि मेरा पति जो है, मैं अपने माता पिता के लिए हिंसक नहीं हूँ। उनको ये लगता था कि मैं अपने माता पिता के लिए असंवेदनशील हूँ, क्योंकि मेरे माता पिता धमकी देते थे कि हम आत्महत्या कर लेंगे, हम ये कर लेंगे। या उन्होंने ड्रामा किया कि अस्पताल में भर्ती हो गए जाकर के, 36 घंटे बेहोश हैं, हमको खबर आ रही है ना। अच्छा। और मेरा नेटवर्क हमेशा इतना तेज रहा है कि मुझे सूचना मिल जाती थी कि कोई कहीं भर्ती नहीं है। वो ऐसी फर्जी भेज रहे हैं।
तो ये सोचती थी, ये परेशान रहती थी, सोचती थी कि अरे, और मैं कहता था कि आराम से खाना खाओ, चलो घूमने चलते हैं। तो बाद में इनको समझ में आया कि नहीं, अरे ये चूंकि बचपन से देख रहा है तो इसे मालूम है। तो इस पे असल में क्या होता है कि जो लोग हैं बहुत आसानी से, मतलब जो है हम लोग की जो पूरी ग्रोथ ऐसी की जाती है कि बहुत ज्यादा लोग इस पे तनाव में रहते हैं। हमारे ये जो पूरा सिस्टम है माँ बाप और बेटे बच्चों का, इस पे जो अगर किसी ने भी अपनी इंडिविजुअल चॉइस कर ली तो विद्या समझ लीजिए कि भाई, 4 लोग परेशान हो जाते हैं। यही जो बात आप कह रहे हैं ना, जो आप बात कह रहे हैं, जिन कहानियों की मैंने बात की है, वो कहानियां इसीलिए ही बनाई गई हैं कि बच्चा कभी सवाल ना खड़ा कर पाए। बच्चा परफेक्ट होता है, ओ ये परफेक्ट होते हैं सब, और यदि परफेक्ट नहीं भी हैं तो भी क्या बोलते हैं, भक्ति भाव श्रद्धा, भगवान पे सवाल नहीं खड़ा कर सकते आप, माता पिता पे नहीं खड़ा कर सकते, गुरु पे नहीं खड़ा कर सकते, है ना। जबकि गुरु के पास कोई समझ ही नहीं है। माता पिता के पास समझ ही नहीं है। अरे भाई, माता पिता भी मनुष्य हैं, हाँ हाँ, सब गलती करते हैं, उसमें कोई वो थोड़ा कि गलती को गलती स्वीकार करते करने हैं, होता है। अपराध करते हैं, मूर्ख हैं, है ना। हर तरह के माता पिता होते हैं, हाँ गुरु भी बिल्कुल। ऐसे ही होते हाँ, हैं, मनुष्य 50 भी किस्म के होते हैं, होते हर हैं, कोई तरह के बहुत होते अच्छे, बिल्कुल बिल्कुल। अब ये हैं। और जो एब्रप्टली, अच्छे होते हैं, जो अच्छे होते हैं तो उनके प्रति सम्मान तो अपने आप निकलता है, बताना नहीं पड़ता है कि सम्मान कीजिए, अपने आप निकलता है। सही बात तो है सारे। विद्या भाई, वो बात पीछे छूट गई। हाँ तो आपकी। मैं बड़ा हुआ और मेरी शादी हुई, जी तब मेरी पत्नी का, क्योंकि मेरा अपना अभी भी मानना है, सही है, कि जो मैंने बचपन पे निर्णय लिए थे जी वो सबसे शुद्ध बुद्ध निर्णय थे। जी क्यों? उस समय आगा पिछड़ा कुछ सोचना नहीं था, है ना। जी जो दिखाई दिया कि ये होना चाहिए, जी। होना चाहिए। हाँ, अब क्या है, अब तो बड़ा ऊंच नीच दाएं बाएं बहुत चीजें, अब मतलब ये है कि अब जो हम आप सोचते हैं वो उतना शुद्ध बुद्ध नहीं है जितना उस समय होता था। तो अंत में मैंने सोचा कि, मैंने पहले शुरू में सोचा कि अपना, ये बात अपनी मैंने पत्नी साझा किया, तो मैंने कहा मैं अपना नाम विवेक ग्लेंडनिंग रखता हूँ। तो उनका कहना ये हुआ कि भैया आप समाज के लिए काम करते हैं और समाज आपको विवेक उमराव के नाम से जानता है। कहेगा ये कौन सा नया बंदा आ गया। तो मैंने कहा चलो ठीक है, मैंने फिर अपना नाम कर दिया विवेक उमराव ग्लेंडनिंग, ऐसा हो गया। ये तो बहुत अच्छी अब बात इसमें मजेदार घटना क्या हुई, बहुत ऐसे साथी हैं जिन्होंने ये कहना शुरू किया कि मैं जो है धर्म परिवर्तन करके ईसाई हो गया हूँ है। अच्छा, और मुझे 200-300 करोड़ रुपया जो है मिला है। जी तो मैंने कहा कि भैया आप ऐसा कीजिए, पैसे के लिए क्यों मारामारी करते हैं, आप भी ईसाई हो जाइए और 200-300 कम आप भी ले लीजिए। जी इतना मारामारी करते हैं, है ना। जो गरीबों के लिए पैसा आता है, दलाली करते हैं, बेईमानी करते हैं, करप्शन करते हैं, कमीशनबाजी करते हैं, तो खत्म कर दीजिए सब, जी 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 ईसाई हो बिल्कुल। जाइए। हम्म। और ईसाई होने के लिए तो कुछ शरीर में कुछ अंतर भी नहीं करना पड़ता है, बस अब हो गए तो हो गए। बैप्टिज्म दे भाई दीजिए। देखिए, अब हम ईसाई भी हैं, ठीक, मैं ईसाई भी हो गया हूँ, और हमारे घर में किसी प्रकार की कोई पूजा नहीं होती है, न हिंदू न ईसाई की, किसी प्रकार की कोई मूर्ति नहीं है। मैं और मेरी पत्नी कभी आज तक गिरजाघर गए नहीं हैं, कभी आज तक चर्च नहीं गए हैं, हमारे यहाँ पे कुछ भी नहीं हुआ आज तक। वो अलग बात है कि हमारे बहुत बिशप और पादरी मेरे अपने व्यक्तिगत मित्र हो हैं, सकता है, भारत में और हो भारत के सकता बाहर है, भी। बिल्कुल। तो वो तो वास्तुकला देखने के लिए भले ही मैं चला जाता हूँ कि भाई गिरजाघर दिखता कैसा है, चर्च होता मतलब कैसा है, ऐसा। जब व्यक्ति और बौद्धिक हो जाते हैं तो उनको धर्म की जरूरत नहीं होती। जो भी नहीं, व्यक्ति दूसरा मैंने बौद्धिक एक तौर चीज पे। विद्या भाई और देखा है, मैं कई मामलों के लिए ऑस्ट्रेलियाई समाज को बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। लोकतंत्र किसे कहते हैं ये समझने के लिए, सामाजिकता किसे कहते हैं ये समझने के लिए, व्यवहार में जीने वाले लोग, असल में जी, नारेबाजी नहीं, असल में जीने वाले लोग। और ये जो धर्म वाला चक्कर है, मतलब मेरी जानकारी में अभी तक ऑस्ट्रेलिया, बहुत लोगों को मैं जानता हूं, बहुत लोगों से मिला हूं, एक बंदा ऐसा नहीं है जिसके घर में आपको ईसा और ये मरियम या जो भी होती हैं, मैरी मरियम, उनका नाम भी मुझे याद नहीं है, इनकी फोटो मिल जाए, या मदर कोई मैरी। ऐसे ऐसे करता हो, या कोई चढ़ जाता हो, कोई नहीं मिलता।
यहाँ सब चर्च बंद पड़े हुए हैं, कोई जाता ही नहीं है। पुराने लोग इक्का दुक्का चले आते होंगे, कोई नहीं, नहीं। वो तो हकीकत बात ये है कि यूरोप में भी अधिकांश जगहों पे चर्च बंद पड़े हैं। इंग्लैंड में तो बहुत बिक रहे हैं। मैंने बर्मिंघम में मैं पिछले साल जब गया था 2 साल पहले, तो वहाँ एक साथी मेरे को ले गए थे, बोला अभी ये जो है हमने खरीदा, पंजाब के लोग हैं तो खरीद के, तो मैंने कहा तुम क्या गुरुद्वारा बना दोगे क्या? तो ये ये क्या हो रहा है कि जहाँ जहाँ समाज जैसे जैसे आगे निकलेगा और उसके अंदर प्रबुद्धता आएगी, उसके अंदर डेमोक्रेटिक स्पिरिट आएगी, तो रिलीजन जस्ट बहुत ज्यादा पर्सनल हो जाएगा, बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल। जो थोड़ा बहुत लोग होंगे भी, ज्यादातर लोग तो वो भी नहीं होते हैं, लेकिन जो भी होगा तो उसको पर्सनल अपने घर तक ही सीमित रखेगा। जो हमारे यहाँ जो समाज हो गया नहीं। उसका, देखिए, हमारे यहाँ कबीलाईकरण हो यहाँ गया घर धर्म में का, भी नहीं है ना, है ना? नहीं, वो यहाँ भी यहाँ धर्म घर के अंदर भी नहीं है। दरअसल वो, यहाँ धर्म का क्या हुआ है, यहाँ धर्म एनजीओ बन गया है। हाँ। तो गरीब लोगों की सेवा करने वाले काम क्या है, जो हमारे यहाँ काम एनजीओ करते हैं, वो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में यहाँ से कपड़े लत्ते भेजने वाला काम करता है। मतलब धर्म अब बदल गया। नहीं नहीं, बिल्कुल आपकी बात सही है। वो मैं कह रहा हूँ कि धर्म का हमारे समाज के अंदर जो, अगर आप देखें साउथ ईस्ट एशिया, अफ्रीका, जहां भी देखें धर्म का कबीलाईकरण हो गया। यानी कि पूरा धर्म के नाम पे सत्ताएं बन रही है। धर्म अभी कोई इसको रियल सेंस में, जो अगर उस सेंस में देखें कि भाई यहाँ कोई बोलता है कि मैं स्पिरिचुअल हूँ, मैं इतने तक मानता हूँ, अभी तो धर्म के जरिए बिल्कुल एक दूसरे को मार काट करने की बात हो रही है, एक दूसरे पे सत्ता की सल्तनत की बात हो रही है। तो वो जो धर्म का जो, उसको पॉलिटिक्स से दूर जिसे रखना चाहिए, गवर्नेंस से दूर रखना चाहिए, वो हम अब उसको जबरदस्ती घुसा रहे हैं। हमारे देश के अंदर भी नहीं था, क्योंकि हमारे भी देश के अंदर जो हमारे फाउंडिंग फादर्स थे, एटलीस्ट उनकी समझ थी कि इसको अगर रखेंगे तो बहुत खतरनाक हो जाएगा। और अगर उस दौर की दुनिया को देखेंगे, 1950s में जितने देश जो है डीकॉलोनाइज हुए, हमारे साथ के केवल इंडिया ऐसा था जहां डेमोक्रेसी सर्वाइव हुई। क्योंकि एटलीस्ट हमारी जो पॉलिटिकल लीडरशिप थी, आज आप 50 किस्म की गालियां उनको दे सकते हैं, अलग अलग किस्म के एंगल के लोग अलग अलग किस्म की गालियां देते हैं, लेकिन हकीकत बात यह है कि जो पॉलिटिकल लीडरशिप पहले दौर की इमर्ज हुई थी, बल्कि मैंने कल एक लेख भी लिखा था कि हमारे साहित्य पे, लिटरेचर पे, फिल्म पे उस लीडरशिप का इफेक्ट पड़ता है। और आप देखें और तो बहुत विजनरी लोग थे। देखिए, भारत में जो भी उस जमाने पे, कल्पना जी करिए, बिल्कुल एक देश सैकड़ों हजारों वर्ष तक गुलाम मानसिकता वाले ढांचे में जीता रहता है। जी ठीक, दोनों घाटा होता है। जो शोषित वर्ग है वो शोषित है इसलिए उसका दिमाग नहीं खुल पाता है, और जो शोषक वर्ग है उसका सारा दिमाग इसी घालमेल में लगा रहता है कि शोषित वर्ग को कैसे शोषित बनाए रखा जाए। जी तो दोनों का ही विकास नहीं होता है। ऐसे कुंठित समाज में, और फिर ऊपर से ये आ गए, गोरे लोग आ गए, अंग्रेज आ गए, आगे फिर पार्टीशन हो गया, है ना। विभाजन हुआ। फिर इसका दिए धार्मिक नफरत को इतना बढ़ा है सत्ताओं के लालच के लिए कि वो कितना मारकाट हुआ। तो आप सोचिए उस स्थिति में, उन परिस्थितियों में, जबकि हमारे आप जैसे जैसे मतलब जितना हम लोगों के पास आज उपलब्ध है चीजें पढ़ने के लिए, समझने के लिए, दुनिया भर में क्या चल रहा है, एक्सपेरिमेंट हमें आपको सब मालूम पड़ रहा है। जी बिल्कुल। आप सोचिए उस जमाने में जो भारत का जो राजनीतिक नेतृत्व था जी, वो कितना विजनरी रहा होगा, बिल्कुल, कितना स्वाध्यायी रहा होगा, कितना अध्ययन किया होगा, कितना स्मार्ट रहा होगा कि ऐसे समाज में अकल्पनीय विचारों को ला करके उठा के पटक दिया। भले ही ऊपर से कहें थोप दिया, कुछ भी किया हो, बिल्कुल बिल्कुल, उसका फायदा मिला बहुत समाज को। समाज चाहता तो उनको अगर लेकर के आगे बढ़ता रहता तो आज बहुत अच्छा देश होता, बहुत बेहतर समाज होता। वो सन 64 के बाद ही वो खत्म होना शुरू हो गया था। नेहरू की मौत के बाद उनके जो विचार थे वो धीरे धीरे करके, दरअसल क्या है ना कि उनकी पार्टी को लग गई सत्ता की लत, वही। तो समहाउ हम बने रहें, इसके लिए उन्होंने लोकतांत्रिक मूल्यों की हत्या। आज जो हमारा आप देख रहे हैं ये सब, इन सब के गुरु वही लोग हैं, उन्हीं सीखा हुआ ये इस्तेमाल कर रहे हैं ना। तो ये कोई भी ऐसा काम आज नहीं कर रहे हैं जो पहले वो नहीं कर चुके हैं, कुछ नया नहीं कर रहे हैं। वही इनका रोल मॉडल है। हाँ, वही बिल्कुल सही कहा। रोल मॉडल है, इसीलिए नेहरू से परेशानी है, क्योंकि वो रोल मॉडल नहीं बन सकते इनका। हाँ, लेकिन सब्सिक्वेंटली जो लीडरशिप आए, इंदिरा जी, तो आप देखिए इंदिरा जी पे कभी अटैक नहीं होता है ना। हाँ, अटैक केवल नेहरू पे ही होता है। जो सबसे स्मार्ट बंदा था, जो देश का सबसे बड़ा मतलब जिसे असल देशभक्त कह सकते हैं आप, है ना, राजनीतिक मामले में,
जी जी उससे जी। बड़ा तो कोई देशभक्त था ही नहीं, उससे बड़ा कोई समाजवादी नहीं था, उससे बड़ा कोई समाज भक्त नहीं था, उससे बड़ा कोई राष्ट्रभक्त नहीं था। नहीं नहीं, पूरा मतलब नेहरू का राजनीति में होने का मतलब था साहित्य का नुकसान, बहुत बड़ा नुकसान हुआ बिल्कुल साहित्य को, क्योंकि अगर वो शायद प्रधानमंत्री नहीं होते और उनको लिखने की छूट होती तो शायद वो कितना जबरदस्त साहित्य निर्माण करते, हम उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। देखिए, मेरा मानना है कि साहित्य का नुकसान जो हुआ वो हुआ, लेकिन अगर नेहरू प्रधानमंत्री नहीं होते तो हम और आप इस विचारधारा के नहीं होते। जी जी, बिल्कुल 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 बिल्कुल। तो इसलिए साहित्य के नुकसान को जो है जी हम कहते हैं वो ठीक हुआ, होना जी होने दीजिए जी उसको। जी जी ये है, क्योंकि जब तक हमारे आप जैसे दो चार 10-20% लोग भी अगर रह गए जी 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 तो जी, बिल्कुल बिल्कुल गाड़ी खींच ले जाएंगे, वैसे कोई बात थोड़ी बिल्कुल ना है। बिल्कुल। तो विवेक जी, ये बताइए कि जो आपने ग्राउंड रिपोर्ट इंडिया जब स्टार्ट किया तो उसका मकसद क्या था, और कहाँ कहाँ ये पूरा इसका जाल फैला हुआ था? उसका उसके थोड़ा सा उद्देश्य में बदलाव इधर आया है। जी दरअसल मेरा मन ये था कि मैं भारत तो अलग अलग कामों को देखते हुए या अलग अलग, मेरी दरअसल इच्छा थी कि मैं भारत में अलग अलग राज्यों में अलग अलग भौगोलिक परिस्थितियों, अलग अलग सामाजिक परिस्थितियों, अलग अलग आर्थिक परिस्थितियों वाले क्षेत्रों में कुछ क्षेत्र, जी गांव नहीं, ब्लॉक जी नहीं, तहसील नहीं, जिला, जी कुछ जिले, इस कुछ जिले को चुनूं और उन जिलों को मैं मतलब सस्टेनेबल फॉर्म में, सेल्फ गवर्नेंस वाले फॉर्म में एक मॉडल के रूप में खड़ा करूं। देखिए, हंसिएगा नहीं, ये मेरा सपना था, मेरी कल्पना थी ये। ठीक है, और कल्पना तो करनी मैंने चाहिए, अच्छी इसीलिए बात कभी नौकरी के लिए प्रयास नहीं किया, क्योंकि मेरा ये मानना था कि मैं अपना इसी पे लगना है मुझे। उसमें उम्र भी कुछ नहीं थी, तो लगता था कि ऐसा हो जाएगा। फिर जब ग्राउंड में लोगों के बीच में काम करना शुरू किया, तब मुझे लगा कि लोग बहुत फंसे हुए हैं, काम भी करते रहना है और ये मान के चलना है। तब मुझे वो जयप्रकाश जी की कविता याद आती थी, वही आ, सफलता के मायने टाइप उन्होंने किताब लिखी, जिसमें ये था कि असफल होना भी एक सफलता होती है, उसका लब्बो लुआब ये निकलता है। है। तो अभी भी वो सपना है जिंदा, थोड़ा थोड़ा बहुत चलता रहता है। तो इसलिए मैंने अलग अलग क्षेत्रों का चुनाव करने के लिए, लोगों से मिलने के लिए, तभी आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ पहुंचा, बिहार पहुंचा, जहां मेरे पूर्वज कभी नहीं गए थे, कोई मतलब ही नहीं था, या कोई मेरा लिंक नहीं था, कोई मैं किसी एजेंसी में काम नहीं करता था, फंडिंग एजेंसी या कहीं पर, की कोई जुगाड़ हो वहां पर, ऐसे ही पहुंच गया, मुंह उठाया पहुंच गया, और लोग मिलते चले गए। तब मुझे ये मैंने महसूस किया कि मैं पूरे भारत में तो जा नहीं सकता। तो उस समय क्या था कि मैं जिन क्षेत्रों में या जिन लोगों के साथ मैं काम करता था, उनके बारे में मैं बताता था अपने, जो जो मेरा नेटवर्क था, जी जो भी 2 4 5 10 देशों में था उसमें। तब मुझे ये लगा कि मेरा नेटवर्क है, पढ़ा लिखा हूं, अंग्रेजी आती है, अपनी बात रख सकता हूं। तो मैं अभी अपने ही बारे में बात करता हूं, अपने ही कामों के बारे में बात करता हूं, काम तो बहुत लोग कर रहे हैं, तो क्यों ना ऐसा ऐसा कुछ बनाया जाए कि दूसरों के कामों के बारे में भी चर्चा हो, या दूसरे भी, जैसे मैं अपने कामों की बात करता हूं, दूसरे भी अपने कामों की बात करें। इस आइडिया पे ग्राउंड रिपोर्ट इंडिया की शुरुआत हुई थी। अच्छा। और शुरू शुरू में बहुत अच्छा चला भी इस तरह, और वो हुआ। लेकिन बाद में फिर जैसा आप जानते हैं ना कि लोग फिर इस स्थिति में आ जाते हैं, पता नहीं, मतलब जो भी हो, भारत के समाज की मानसिकता आप देख रहे हो कि पिछले 20 वर्षों में बहुत ज्यादा बदली है। अब मतलब आदमी को हर जगह मकसद, संपत्ति दिखती है, ये तकलीफ होती है कभी कभी देख करके। हर चीज का मूल्यांकन या अंतिम लक्ष्य या हर काम के पीछे का जो वो होता है, वो सब पर वही देखते हैं। खैर, अभी भी अगर कुछ ऐसे लोग साथी आते हैं तो अभी उनका स्वागत रहता है, लेकिन फिर मुझे ऐसा लगा
कि अभी कुछ वर्ष पहले हमने थोड़ा सा इसमें बदलाव किया। बदलाव ये किया, बीच में 1-2 साल डामाडोल भी रही क्योंकि मैं बीमार हो गया था, तो मुझे लगा कि क्या किया जाए, तो चीजें काफी पीछे गई। फिर खड़ा किया गया, प्रिंट मैगजीन निकाली हमने, ताकि जो जमीन पे जो लोग काम कर रहे हैं उनको दुनिया जाने, तो इसी कारण भाषा अंग्रेजी रखी गई। तो बहुत अच्छी गुणवत्ता की प्रिंट मैगजीन निकाली गई थी, विदेश भेजी जाती थी। बहुत प्रयास किए, बहुत संसाधन लगाए, अपने पास से बहुत कुछ किया। अंत फिर मुझे लगा कि जो है इसको ऐसा करते हैं कि पहले इसकी बहुत बड़ी अंतर्राष्ट्रीय प्रेजेंस बनाते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, हमें दुनिया के दूसरे देशों के भी जो हमारे आप जैसे जो लोग हैं, जो सामाजिक सोच के लोग हैं, जो संगठन हैं, जो संस्थाएं हैं, उनके साथ में ज्यादा और गहरे रिश्तों के साथ जुड़ना पड़ेगा। तो इसके बाद फिर हम फिर लौट करके आएंगे इन लोगों के पास, ताकि तब ज्यादा बेहतर तरीके से इन लोगों की बात, इनकी आवाज पहुंच पाएगी। तो अभी आप ये मान चल सकते हैं कि इसको कह सकते हैं ना कि आप थोड़ा सा ट्रांजिशन पॉइंट पे चल रहे हैं। उम्मीद है कि कोरोना काल काफी चीजें पीछे चली गई हैं फिर से, वरना उम्मीद थी कि 2-3 आगे आने वाले वर्षों में इस स्थिति में आ जाते। जैसे ग्राउंड रिपोर्ट इंडिया का अगला स्टेप था हमारा 2 चीजें करने का। जैसे हमारी इच्छा ये है कि अंतरराष्ट्रीय सामुदायिक इंटरनेशनल कम्युनिटी अवार्ड्स की स्थापना करना। अच्छा। इसमें क्या है कि दुनिया के जो नामचीन जो लोग हैं, जो चिंतक हैं, नोबेल पुरस्कार विजेता लोग, वैज्ञानिक स्तर के जो समझदार लोग हैं, विजनरी लोग हैं, उन लोगों के द्वारा भारत में जो लोग जमीन पर काम करते हैं उनको पुरस्कार देना, उनको सम्मानित करना, इस तरह का अलग अलग क्षेत्रों के लोगों को। ये अभी आगे आने वाला है। तो इनके बारे में उनको मालूम कैसे पड़ेगा, जब हम इनके बारे में प्रकाशित करेंगे और फिर एक वो बनेगा पूरा उसका एक ढांचा। दूसरा इसकी योजना ये है, अगली योजना वो है कि हम मानद पीएचडी, ऑनरेडी पीएचडी प्रोग्राम चलाना चाहते हैं। अच्छा। अपने भारतीय समाज में बहुत ऐसे लोग जी, जिनके पास स्कूली डिग्री नहीं है जी, लेकिन वो बहुत समझदार है किसी किसी मुद्दे पर, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, गजब का विजन है उनके पास। तो उनके ज्ञान का लाभ क्यों न मिले समाज को। जी बिल्कुल। तो ठीक बेटा, बहुत बढ़िया। तो अब उसमें यह था कि जैसे दुनिया के बहुत ऐसी यूनिवर्सिटीज हैं, बहुत अच्छे जो विकसित देश हैं, जो यूनिवर्सिटीज ये इस चीज के लिए तैयार हो सकती हैं। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। जो अगर आपको ऑलरेडी पीएचडी हमने दे रखी है इंटरनेशनल कम्युनिटी के द्वारा, तो वो आपको अपने यहाँ पे गेस्ट टीचर के रूप में या ऐसे टीचरों को बुला सकते हैं। ये कोई बड़ी बात नहीं है। और जिस स्तर के लोगों के बीच में ग्राउंड रिपोर्ट इंडिया का नेटवर्क है, उतना मुश्किल नहीं है। नहीं बिल्कुल। और दूसरा, मैंने यहाँ पे यहाँ की यूनिवर्सिटी को देखा, जो यहाँ की सबसे बढ़िया यूनिवर्सिटी ऑस्ट्रेलिया की, दुनिया की जो मानी यूनिवर्सिटी है, टॉप 10 या 20 में आती है। उसमें पता है क्या, आप जब देखें तो उसमें ये रहता है कि अगर आपको पीएचडी में एडमिशन लेना है तो वे कहते हैं कि इतना पढ़े हो आप या इतने के समकक्ष आपको ज्ञान प्राप्त हो। एक्सपीरियंस मांगते हैं लोग, है ना। डिग्री हो या ना उसका मतलब नहीं आपके पास, डिग्री नहीं है आपके पास तो भी आप पीएचडी में एडमिशन पा सकते हैं, बशर्ते आप उसके समकक्ष हो गए। हाँ, आप उसको पब्लिकेशन दिखाइए, आप उसे काम दिखाइए अपना इतने साल का। नहीं, ये असल में ये थॉट बड़ा इनोवेटिव है और होना भी चाहिए, क्योंकि इंडिया में बहुत साल पहले हमारे साथ में ये बात हुई थी, कई लोगों की, 1-2 लोग थे जो जो इंडियन नहीं थे एक्चुअल में, जब इंडिया में आए तो उनके ये थे कि भाई, जैसे उस वक्त तो हम जैसे लोगों को बोलते थे कि भाई हम चाहते कि आप जैसे लोग यूनिवर्सिटीज में आए और हमारे लोगों के साथ आप शेयर करें अपना आइडिया, अगर आपको फैकल्टी होना चाहिए। और तब वहां पर उन्होंने आइडिया था कि मेरा ये आइडिया है कि यूनिवर्सिटीज में ऐसे लोगों को जो मौका नहीं मिला या जिनको हो सकता है कई अपनी जो अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पाती हैं, लेकिन बाद में उनके अनुभव का वो लाभ समाज को मिलना चाहिए, बच्चों को मिलना चाहिए।
और इतने बड़ी संख्या में लोग होंगे जो मैं ये गारंटेड कह सकता हूँ भारत के अंदर भी, जिनके काम है सामाजिक क्षेत्रों में, जिनके काम है पब्लिक लाइफ में, लेकिन क्या है कि तकनीकी तौर पर उनके पास एक डिग्री नहीं है, और वो शायद जो भाई मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। वहां बैठे वाले 2000 लोगों से वो थोड़ा सी किसी भी मामले में कम नहीं। ज्यादा हैं, उनके अंडर पे लोगों की पीएचडी होना थी। जैसे जी समाज के बहुत ऐसे क्षेत्र हैं, ठीक, जिनमें आप पीएचडी दे सकते हैं लोगों, बिल्कुल आप गाइड बन सकते हैं। बिल्कुल। ये चीज, ये मेरे दिमाग में आइडिया आया था 2009 के आसपास। कैसे आया था? न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी है एक अमेरिका में, जी वहां के एक सीनियर प्रोफेसर हैं, उनका मेरे पास ईमेल आता है कि उनके अंडर में एक छात्र है जो पीएचडी कर रहा है। तो वो ये चाह रहे थे कि 1 साल के लिए उनका वो पीएचडी का छात्र भारत आए और मेरे अंडर पे रह करके मतलब मेरे सुपरविजन पर मैं उसका गाइड बनूं। और मतलब वो जॉइंट मुझे गाइड बना रहे थे, वो भी और मैं भी। और वो यहाँ पर आकर 1 साल तक मेरे दिशा निर्देशन में मेरी रिसर्च करे। तो मैंने उनसे कहा कि भाई मैं तो मतलब प्रोफेसर नहीं हूं, मैं कुछ हूं ही नहीं, तो मैं कैसे? तो उन्होंने कहा इसका कोई मतलब ही नहीं है। जी जी। मैंने कहा कि आपके पास अनुभव ऐसा है, आपके पास समझ ऐसी है कि आप बन सकते हैं। तब मुझे लगा, तब फिर मैं उसके बाद मैंने सोचना शुरू किया, मैंने पता लगाया, तो मुझे लगा कि नहीं, जो विकसित देश हैं वो ऐसे ही विकसित देश नहीं है। उन्होंने काफी फ्लेक्सिबिलिटी रखा बहुत हुआ है। फ्लेक्सिबिलिटी थी, टाइमिंग की फ्लेक्सिबिलिटी है, काम की फ्लेक्सिबिलिटी है। हाँ, और मैं इस चीज को इसलिए कहता हूँ कि हम लोगों के भी जो बचपन से हम ग्रो किए तो एक आदत थी, और अभी भी मैं भारत में देखता हूँ, एक आदत ये देखता हूँ कि लोग जो बहुत जो ग्रामीण लोग हैं, या जो बिल्कुल मेहनत कश लोग हैं, या जो अपने खेत पे और अपने प्राकृतिक संसाधनों पर निर्भर हैं, और जो उस हिसाब से बदले नहीं जैसा हम उनको देखना चाहते हैं, तो हम लोगों ने एक मानसिकता बना दी कि जिसने टाई पहनी हुई उसको ज्ञान है, जिसने कोट पहन लिया, टाई पहन लिया, जूता पहन लिया, और अंग्रेजी के 4 फर्राटेदार शब्द बोल दिए या शुद्ध हिंदी बोल दी, तो संस्कृताइज हिंदी, आजकल तो मतलब शुद्ध हिंदी भी एक नया ज्ञानी पुरुष हो गया ना उससे, तो वो बोल दिया तो उसको नॉलेज है। हम लोगों को ये मतलब ये दिमाग में इनडायरेक्ट वे में डाला गया कि बाकी कहीं नहीं होता। लेकिन जैसे जैसे मैं एक्चुअल में जो बहुत सारे लोगों से जो दुनिया में देखी, और जब मैं गया और ये चीज आने लगी यूरोप में, इधर उधर जाके मिलने पे दोस्तों से, साथियों से, ऑर्गेनाइजेशंस के साथ में, वो लोग इतना बात करते थे बार बार कि देयर इज लॉट एंड लॉट ऑफ नॉलेज इन आवर सोसाइटीज। जी और बिल्कुल। उस सोसाइटीज को, नॉलेज को केवल जो कैटेगरी आजकल हमारे पास हमने डिफाइन कर दी उसमें नहीं होती है फिक्सअप। इसका मतलब ये नहीं कि उनको नॉलेज नहीं है। तो तब हमारी समझ में आने लगा कि जब गांव में जाते हैं कि जो मटका बनाता है तो उसको मटका बनाने का नॉलेज है, जो नाव चलाता है तो नाव चलाने का नॉलेज है। हो सकता है उसको एबीसीडी नहीं आती हो सकता है उसको क्या नाम है, नागार्जुन की कविता ना पता हो, या हरिवंश राय बच्चन की कविता ना पता हो, लेकिन उसको अपना नाव कैसे चलाना है, मच्छी कैसे मारना है, वो सब। उसे विज्ञान की समझ है। जी देखिए, मछली पकड़ना, नाव चलाना, मटका बनाना, ये विज्ञान है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। भले भले ही वो वैज्ञानिक समीकरण को बोल नहीं पाता या नियम नहीं बता पाएगा आपको, लेकिन वो अंदर आत्मसात किए हुए है वो। जी 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 बिल्कुल। यही तो ज्ञान है। और हम इसी ज्ञान को आगे बढ़ा करके तो यूरोप ने जी बिल्कुल बिल्कुल। अंतरिक्ष अंतरिक्ष में पहुंच गया वो। और कैसे पहुंचा है? और यहीं पर ही हमको तब लगने लगा कि ये तो इसको डॉक्यूमेंट करने की भी जरूरत है, प्रिजर्व करने की भी जरूरत है, और उनको रिस्पेक्ट करने की भी जरूरत है। क्योंकि जब हम आपकी बात से विदाई माफी चाहूंगा। एक अचानक ध्यान आ गया कि हमारी जो पीएचडी जिसकी बात मैं कर रहा हूं उसमें क्या होना है। आप अपनी थीसिस के रूप में लिख के दे सकते हैं, या आपने कोई लेख वगैरह लिखे हुए हैं, जी 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 उनको असेंबल करके दे सकते हैं। आपने कोई किताब लिखी है तो उसको दे सकते हैं, या आपको लिखना पढ़ना नहीं आता है, आप बोल के दे सकते हैं, आप वीडियो बना के दे सकते हैं। बहुत बढ़िया। मतलब किसी भी फॉर्मेट में आप दे सकते हैं। ये तो किस बहुत तरह अच्छी का बात है। आप जैसे साथियों के साथ मिल करके
जी इसको जी, ये बहुत अच्छी बात है। हम और लोग अभी हम जल्दी शुरू करें, काफी काम हो बिल्कुल, गया इसका, होमवर्क काफी हो गया है। मुझे उम्मीद है कि ये बहुत 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 ही ज़्यादा इनोवेटिव आइडिया भी है और बहुत काम का आइडिया भी है। ये काम का आइडिया मतलब जिससे समाज को मिलेगा, जो जी जो जी जी। जो जो और बहुत बड़ी संख्या में जो काम हुआ है, जो हमारे लोगों में जो नॉलेज है, जो विजडम जिसे बोलते हैं गांव में, वो सब डॉक्यूमेंट होना चाहिए और बिल्कुल। उसकी रिस्पेक्ट होनी चाहिए। तो ये बहुत अच्छा आपका, चलो हमारी शुभकामनाएं इसके लिए, बहुत बहुत आपके इसके लिए। मैं एक चीज आपके उसमें देख रहा था, वहां पर आपने लिखा कि वर्ल्ड पीस एम्बेसडर, आप जी, जो है विश्व शांति के राजदूत हैं या दूत हैं, जो भी कहिएगा। तो ये क्या चीज है वर्ल्ड पीस एम्बेसडर, ये किस चीज दरअसल के? संयुक्त राष्ट्र संघ से जुड़ी हुई कुछ संबद्ध अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं भी होती हैं। जी तो ऐसी कुछ संस्थाएं ऐसी हैं जो शांति के लिए काम करती हैं, जी जी बिल्कुल। पीस के लिए काम करती हैं, और सस्टेनेबिलिटी के लिए काम करती हैं, सततता के लिए काम करती हैं। जी तो ऐसे ही ग्राउंड रिपोर्ट इंडिया ऐसे लोगों का के बारे में प्रकाशित करती है, ऐसे लोगों की बात को, कामों को आगे बढ़ाती है, या जी उनको उनकी रीच बढ़ाती है। और भी जो हम लोगों के जो प्रयास थे छत्तीसगढ़ और बाकी जगहों पर जो जी बहुत कॉन्फ्लिक्टेड एरिया थे, तो एक संस्था है अमेरिका पर है, उससे दुनिया के करीब 200 देशों में उसके अपने सेंटर्स हैं। जी तो उस संस्था ने पहले उन्हें पता नहीं था कि मैं भारत में आजकल नहीं हूँ, मैं ऑस्ट्रेलिया में हूँ। तो उन्होंने पहले नाम भूल रहा हूँ मैं उसका, मुझे उसकी कोई जिम्मेदारी दे रहे थे जो मेनली भारत की थी, लेकिन दुनिया के किसी भी देश में कर सकता था। फिर मैंने उनसे कहा नहीं, मैं भारत में आजकल नहीं रह रहा हूँ, और आगामी कुछ वर्षों तक, जब तक मेरा पुत्र बड़ा नहीं हुआ था थोड़ा सा, तब तक भारत आना जाना कम रहेगा, जुड़ा हुआ रहूंगा, काम चलते रहेंगे। तो फिर उन्होंने मुझे ओशियाना रीजन का राजनयिक डिवीजन का प्रमुख हाँ, बनाया मुझे, और अंतर्राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया। और फिर इसके बाद उनको लगा कि नहीं, ये कम है, तो उस संस्था की ओर से सबसे बड़ा सम्मान होता है वर्ल्ड पीस एम्बेसडर, ओके। जो देते हैं। जी जी तो उन्होंने मुझसे कहा कि हम आपको अपना वर्ल्ड पीस एम्बेसडर जो है करते हैं। तो बड़ा अच्छा लगा मुझे। तो पहले मैंने उनसे पूछा, मैंने सोचा कि शायद मजाक कर रहे हैं, क्यों, पूरा जिंदगी गाली खाते आया हूँ। जी तो मुझे लगा ऐसा कैसे हो सकता है। तो फिर उन्होंने कहा कि हमारी जो है अंतर्राष्ट्रीय शांति सम्मेलन भी होने वाला है, और उसमें आपको आना है, और आपके आने जाने का खर्चा और ये सब वो सब बहुत कुछ बताया उन्होंने, ये सब होगा ऐसा। फिर ऐसा और भी चीजें जी हुई। फिर मतलब मैं उनसे सीधे हाँ नहीं कह पाया, मैंने उनकी बात का जवाब नहीं दिया कि मैं स्वीकारता हूँ कि नहीं स्वीकारता हूँ, लेकिन उन्होंने मेरे जवाब का इंतजार नहीं किया, और उन्होंने साधिकार जो है अच्छा। उन्होंने घोषणा कर दी। तो अच्छा अच्छा जी लगा मुझे। तो मैंने भी शुरू शुरू में संकोच भी आया फेसबुक में लिखने के पहले, तो मुझे, क्योंकि मैं जानता था कि जो अपना भारतीय फेसबुक है वो आप समझ ही रहे हैं मैं क्या कहना चाहता हूँ। तो मैं जी पहले जी संकोच कर रहा था, थोड़ा सा डर भी रहा था। फिर मैंने कहा कि नहीं, नहीं, ठीक है, चलो अच्छी बात है, अगर पुरस्कार है तो जो होगा उसको। देखा जाएगा, और ठीक है। जी तो तो चलिए। अमेरिका के कुछ एक साथी हैं इसके पहले, जिनको भी किया गया था, एक नोबेल पुरस्कार विजेता भी रह चुके हैं, उनको भी अच्छा जी था। मतलब मुझे लगता है कि ऐसा एक ऐसा व्यक्ति जो कभी किसी यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर नहीं रहा है, कभी मतलब इस तरह का कुछ नहीं रहा है, उस तरह का शायद मैं पहला व्यक्ति होऊंगा जिसको इस तरह का सम्मान उन्होंने दिया चलिए, सारे काम ही प्रोफेसरों के लिए मत छोड़िए, कुछ अपने है। कुछ
कुछ गरीब लोगों के लिए भी छोड़ दीजिए। तो आप तो इतने सालों से आप ऑस्ट्रेलिया में हैं, कब भारत में आने का प्लान करते हैं? भारत में विद्या भाई अभी इसी वर्ष आने का मन था, क्योंकि जो बिहार के साथी हैं वो अगले फेज में जाने के लिए उनकी मानसिक तैयारी बन चुकी थी। तो उनकी इच्छा थी कि मैं वहां पहुंचूं और कुछ हर साल महीने 2 महीने साथ में रहूं उनके, और उस अगले अगले चरण वाले मामलों को आगे बढ़ाया जाए। तो इच्छा थी वहां आने की, सब तैयारी भी हो गई थी यहाँ पे कि ये हर साल 1 महीने कम से कम भारत में रहा जाएगा, और वो भी केवल सामाजिक क्षेत्र में। परिवार जो अपना जो खून का रिश्ते वाला परिवार है उसका कोई मतलब नहीं, केवल सामाजिक रिश्तों वाले का। लेकिन ये आप जान ही हैं कि कोरोना वाला ऐसा मामला हो गया कि सब का सब चीजें जो है ध्वस्त हो गई। कुछ किताबें लिखनी थी जिसके लिए भारत आना था, कुछ भारत के चक्कर मारने थे, जैसे पानी पर भारत कैसे वो हो सकता है, कैसे हम जो आत्मनिर्भरता की बातचीत चल रही है, तो ये जिस तरह की हम नारेबाजी दे रहे हैं उससे आत्मनिर्भर नहीं हो सकता। तो मैं ये सस्टेनेबिलिटी के ऊपर भी एक किताब लिखने की सोच रहा था, लेकिन सब चीजें अस्त व्यस्त हो गई, और अब तो 2021 पूरा लगभग 1.5-2 वर्ष तो मान लीजिए कि यात्रा आप कर ही नहीं सकते हैं। हाँ, 2020 तक तो कम से कम एंड तक तो अभी जाएगा मामला। ना 2021 के अंत तक। अच्छा, कम से कम। अभी तो स्थितियां और खराब होनी है ना। हाँ, 2000। अच्छा, तो दरअसल अभी देखिए यहाँ पे क्या था, ऑस्ट्रेलिया ने पूरा नियंत्रित कर लिया था पूरा। जी, फिर बढ़ गया। मेलबर्न में, पूरे ऑस्ट्रेलिया में नहीं बढ़ा है। मेलबर्न एक शहर है, आप जानते होंगे, बहुत बड़ा शहर है यहाँ का जी। तो वहां पर कुछ लोगों की लापरवाही से 2 महीने पहले शुरू हुआ बढ़ना, अब इतना बढ़ गया कि रोज 300-400 रोज केस निकल रहे हैं केवल मेलबर्न से। और सिडनी एक शहर है, यहाँ के बड़े शहरों में आता सबसे बड़ा शहर है, फिर मेलबर्न है। तो सिडनी शहर से भी पहले 5-6 केस निकल रहे थे, अब आजकल 5-6-10-15 ऐसे निकल रहे हैं। तो ये बाकी पूरे देश में केस नहीं है। वो जो भी केस हैं भी, जैसे मेलबर्न का कोई बंदा है वो किसी दूसरे शहर गया तो वो वहां पर काउंट होता है, इस तरह के केसेस हो रहे हैं। लेकिन बाकी पूरे देश से कहीं से नहीं बढ़ रहे हैं। उम्मीद है कि जल्द ही मेलबर्न में भी कंट्रोल हो जाएगा, लेकिन अब समय लगेगा, 2-3 महीने और लगेगा। तो आप इतने साल से यहाँ पर हैं और आपके रिश्तेदार, घर वाले, माता पिता, उन लोगों से कोई संपर्क या कोई होता है? इस मामले पे विद्या भाई मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ भाई। मेरे माता पिता को का मेरे प्रति भी खास लगाव नहीं है। अच्छा। हाँ, तो बहुत लोग इसको निगेटिव रूप में लेते हैं, मैं उनको धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। मान लीजिए उनका मेरे से लगाव होता जी, दिक्कत तो मुझे उनकी चिंता करनी पड़ती, मुझे उनकी देखभाल करनी पड़ती, मुझे उनके बारे में देखभाल का मतलब सोचना पड़ता कि अरे वो मुझे देख नहीं पा रहे होंगे तो बेचारे अंदर मन से दुखी हो रहे होंगे, ऐसा वैसा। मुझे मालूम है कि वो मुझे न देख कर ज्यादा प्रसन्न है, तो मैं अपने माता पिता को क्यों दुखी करूंगा। तो हमारे उनके बीच में मतलब मेरी ओर से वो प्रसन्न है, खुश है। अच्छा, और ये मजाक नहीं कर रहा हूँ, वास्तव में खुश है, प्रसन्न है। तो ठीक है, मतलब अच्छी बात है। अगर उन्होंने मतलब दिमाग से अगर कभी कभार तो याद तो आती होगी ना उनकी कि भाई मेरा बेटा वहां पर है, या आपको अपने माँ बाप की याद आती होगी। मैं अब पता नहीं, अब देखिए व्हाट्सएप है, स्काइप है, फोन है, बहुत माध्यम है ना। अब तो बातचीत नहीं होती क्या व्हाट्सएप और स्काइप के जरिए? कभी कभार 6-7 महीने, 8 महीने, 1 साल में हो जाती है। अच्छा, ऐसा है। चलिए ठीक है, मतलब जो जिसमें खुश है उसमें रहना चाहिए, अच्छी बात है। हाँ, मैं भी बहुत उंगली नहीं करता उनको। जी। और अच्छा ही है दरअसल। जब मैं आज से लगभग मोटा मोटी 18-20 वर्ष पहले ही उन्होंने मुझे अपने उनके अनुसार उन्होंने अपनी संपत्तियों और दिल से और मन से सबसे बेदखल कर दिया था। अच्छा। हाँ, तो मैं मानता हूँ अच्छा ही हुआ था। नहीं, कैसे नहीं तो मैं भी किसी न किसी झमेले में फंसा रहता। कैसे बेदखल कर दिया आपको? क्यों कर दिया?
उनको कहीं ना कहीं से खबर मिलती रहती होगी कि ये जो है लाइब्रेरी बहुत जाता है, या ये जो है जो विस्थापित मजदूर होते हैं उनके बच्चों के लिए स्कूल नहीं, चलाता है। किस चीज से उनको दिक्कत थी आपके, मतलब शादी से दिक्कत थी या काम से नहीं नहीं, दिक्कत? शादी के पहले बेदखल किया था, शादी तो बाद में। अच्छा, शादी से पहले बेदखल कर दिया? हाँ, क्यों बेदखल किया शादी से? वही मतलब मतलब वो जो जो क्योंकि उनके, मैं आईएएस नहीं बनना चाहता था। अच्छा, उनके सपनों का आप, उनके सपनों को हाँ, पूरा नहीं कर? उनके सपनों को, दूसरा मैं संपत्ति ये के पीछे ज्यादा मेरा अपना वो नहीं था। मैं सामाजिक उसका था, तो उनको ये लगता था या मेरे भाई को लगता होगा कि मैं सब कुछ ऐसे ही लुटा दूंगा या ऐसे कुछ कर दूंगा, जो भी लगा हो। ऐसे तो मतलब टेक्निकली तो वो ये कर नहीं सकते हैं, क्योंकि भाई आप उनके बेटे हैं तो आपके पास तो आनी चाहिए, ऐसे तो कोई विस्थापित नहीं कर सकता, कानूनी तौर पे तो देखिए आप नहीं अब कर उन्होंने, देखिए अब उन्होंने कहा कि हम तुमको बेदखल करते हैं, 24 घंटे में हमारा घर छोड़ दो। सकते। अच्छा। तो मैंने 2-3 घंटे में किताबें वहां से अपनी केवल ली थी, हमने अपने एक मित्र के यहाँ रखी और हमने घर छोड़ दिया। अच्छा, वो दिन है और आज का दिन है, हमने घर से कुछ नहीं लिया, घर दिया आप ही गए, होगा। दोबारा घर गए हैं आप जब से आपने घर छोड़ा है? उसके बाद शादी के बाद गया था। अच्छा अच्छा, शादी के बाद उनका रवैया ठीक ठाक रहा कि बेटा अब आ जाओ, आपसे शादी कर ली है, कोई दिक्कत नहीं? शादी के कई बाद तो कई कई माँ बाप जो है बहुत बहुत गुस्सा मामला टेढ़ा करते, रहा 2-3 साल तक। गुस्सा करते, लेकिन 2 4 5 साल बाद फिर वापस आ जाते हैं ना लाइन पे। हाँ, लेकिन देखिए होता क्या है ना विद्या भाई, कि चूंकि बचपन से ही कुछ ज्यादा लगाव नहीं रहा ना उन अच्छा लोगों का मेरे प्रति, अब जो भी रीजन रहा हो अच्छा। सकता है ये कि बहुत छोटी उम्र में पैदा हो गया था, तो समस्याएं देखी होंगी जीवन में, या मेरे बाबा बहुत अमीर होते हुए भी बहुत ज्यादा मतलब पैसे वैसे नहीं दिया करते थे जब, जो भी रहा होगा। तो अच्छा, ऊपर से मैं हो गया, तो एक आक्रोश रहा होगा। 15-16 साल नहीं की लोग, आक्रोश तो वगैरह नहीं होता है, ऑब्वियसली पेरेंट्स तो इंडिया में जो है बच्चा कैसा भी हो तो उसको कभी भी नहीं बोलेंगे कि खराब है या फिर बड़े। जो भी रीजन रहे विद्या भाई, मेरे अनुभव बिल्कुल अलग रहे हैं, हाँ हाँ। बिल्कुल अलग। मतलब ये मान सकते हैं कि शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक हर तरह की प्रताड़नाएं मैंने लगभग मतलब मैं हमेशा पढ़ने में अच्छा रहा। मेरे कारण कभी घर में कोई शिकायत नहीं आई कभी, और मैंने कभी चोरी नहीं की, कभी कुछ ऐसा गलत काम नहीं किया, कभी नहीं किया। इसके बावजूद मेरे माता पिता मुझे शारीरिक तौर पर 20-22-23 वर्ष की उम्र तक पीटते रहे। मतलब केवल इसलिए कि आपको कूट कूट के अब जो आईएएस भी रहा बना? हो, देखिए देखिए भाई, आपका जो दिमाग है भारत में, वो बहुत प्रकार के फचों में फंसा रहता है। तो इस इन मुद्दों पे अलग से एक लंबी चर्चा हो सकती है, आप अगर कभी चाहेंगे नहीं नहीं, तो। वो ठीक है, मतलब मैं कोई मैं केवल ये पूछना चाह रहा हूँ कि लोग हमारे देश के अंदर जो, हमने जैसे पहले ही बोला कि भाई जो व्यक्ति की जो अपनी चॉइस है उसको नहीं सम्मान करते, वो अपनी तरफ से अपनी चॉइस देना चाहते हैं, और शायद देखिए, जब आपके अंदर महत्वाकांक्षाएं होती हैं, पूरी नहीं होती हैं, जब आप समाज के लोग क्या कहेंगे, जब इस मानसिकता में जीते हैं, तो उसकी एक अलग घालमेल होता है। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। आप थोड़े से पढ़ लिख जाते हैं, वो मेरे माता पिता उस जमाने के हिसाब से बहुत ज्यादा हाँ, पढ़े लिखे हैं, मतलब दोनों दो दो परास्नातक हैं, दो दो अरे विषयों बाप, से, और दोनों अच्छा अच्छा, तो लॉ आपको तो लॉ चार ग्रेजुएट चार भी हैं। चार, आपको तो 4 परास्नातक होना चाहिए, तो फिर दो माँ की तरफ से, दो पिताजी की तरफ से। और दोनों लॉ ग्रेजुएट हैं, तो काफी अरे पढ़े बाप, लिखे कहेंगे ना उस जमाने के हिसाब अरे से, बहुत बहुत, पढ़े लिखे काफी ही क्या, हैं। बहुत ज्यादा होता है, बिल्कुल काफी क्या, बहुत है। और बड़े मतलब लंबरदार और जमींदार पिताओं की संतानें। तो ये जो घालमेल हुआ, और महत्वाकांक्षाएं भी, ये भी, और मतलब आप कल्पना जी करते जी हैं कि जी कई जी जी जी, समझ गया मैं बिल्कुल होता आपको। है, जलेबी नुमा होता है सब। हम्म। तो क्या रीजन है, क्या कारण है? नहीं वो तो ठीक है, वो तो आपने साइकोलॉजिकल बता ही दिया कि भाई हमारे समाज के अंदर जो सामंतशाही है, जो अपना
उसको जिंदा रखना है तो बाकी चीजें अब इमोशन। आप ये समझ सकते हैं कि मेरी माता जी ने जब मेरी उम्र 20 वर्ष से अधिक रही होगी, तब लखनऊ में अपने मतलब एक एक जगह से दूसरे जगह तक हम जा रहे थे रिक्शे पर बैठ करके। वो जो रिक्शा नहीं चलाते हैं, आदमी चलाते हैं रिक्शा, हाँ तो सड़क पर ही मुझे पीटना शुरू कर दिया था, कोई कारण नहीं। मेरे पिताजी ने करीब 300-400 वकीलों के सामने मुझे 1 घंटे तक पीटा था, कोई कारण मुझे आज तक पता नहीं। ये सब 20 वर्ष की उम्र के बाद, वाह, जब मेरी आयु 20 वर्ष के ऊपर थी। अच्छा। मेरे कान में, मेरे बाएं कान में मेरे पर्दा नहीं है, मतलब हाँ, पर्दा फट गया था। मार एक के। बार 6-7-8 घंटे इतनी पिटाई की थी कि इतना खून बहा दोनों कानों से कि पर्दा ही गल गया पूरा। तो ये किस प्रकार के, मतलब बड़ा अजीबोगरीब, इतने वायलेंट अब जो भी हो हो, सकते हैं, मतलब बड़ी अजीबोगरीब स्थिति। तभी तो मैं आपसे कह रहा था ना कि मामला बड़ा फंसा हुआ है। मैंने मतलब हर एक चीज एनालाइज की है, सब कुछ किया है, लेकिन शायद यही कुछ ऐसे रीजन रहे हैं। और भी मतलब मुझे नहीं नहीं, लगभग वो 1 वर्ष ठीक है, तक तो उन्होंने अच्छी बात है उन्होंने जी। अपने एक शहर के घर में मुझे 1 वर्ष तक बंद रखा, बाप रे। और हर शनिवार को आते थे, रात भर पीटते थे, दिन भर पीटते थे, और फिर सोमवार को सुबह निकल आते थे। केवल शनिवार को आते थे, पीटते थे, वो तो सोमवार को बढ़िया है निकल। कि भारत देश में है तो कोई उन पे कार्रवाई नहीं हुई। मैं सोचता हूँ नॉर्वे में भी पिछले साल एक घटना घटी थी, एक छोटे से बच्चे की, भारतीय, जिसने अपने बच्चे को डांटा तो उसको पुलिस ने बच्चा छीन लिया था वहां पर। और करके तो जो जिस तरह से लॉ है, उस तरह से कोई लॉ जो मैं है, आज तक नहीं जानता, मैं आज तक पेरेंट्स। नहीं जानता कि क्या कारण थे, क्या कारण नहीं थे। जो भी रहा हो सकता है उनके अपने अंदर की कुंठाएं, फ्रस्ट्रेशन हो, मेरे ऊपर निकालते हैं, क्योंकि मैं मतलब कभी मैंने विरोध नहीं किया उनका। मेरे छोटे भाई के ऊपर कभी नहीं निकाल सकते, वो विरोध करे तुरंत। मैंने कभी विरोध नहीं किया। नहीं, मैं बड़ी शारीरिक रूप से इतना पुष्ट था कि जी मैं जी। माता पिता को का हाथ पकड़ सकता था, लेकिन मैंने कभी नहीं पकड़ा। और मैंने ये महसूस किया कि जब एक बार माता पिता अपने बच्चे को पीटना शुरू करते हैं, हिंसा शुरू करते हैं, और लगातार करते रहते हैं, तो उनके मन से प्रेम का भाव खत्म हो जाता है। हाँ फिर हाँ, वो वो तो उसी बिल्कुल। को प्रेम समझते हैं। नहीं, उसको फिर ये दिमाग में होता है कि वो, मतलब उनकी जो भी फेलियर्स हैं उसके लिए वो आपको रिस्पॉन्सिबल ठहराना शुरू कर देंगे ना, आप स्केपगोट हैं, इजी। बिल्कुल। ये तो यही कारण है कि अब उनके अंदर दूसरा एक रीजन ये भी है कि जब मैंने फिर अब उनसे पूछना शुरू किया कुछ वक्त पहले, भाई देखिए मैं उनका बेटा हूँ, तो विद्या भाई मेरी एक तो इच्छा रहती है ना कि भाई जी जी, बिल्कुल कारण तो बताओ बिल्कुल बिल्कुल। जो किया। हम्म। और इतना ही नहीं किया, अब जब आप ऐसा कर रहे हैं तो रिश्तेदार पूछते हैं, पड़ोसी पूछते हैं क्यों कर रहे हैं, तो फिर आप मन गढ़ंत कहानियां बताते हैं कि ये इतने हरामखोर हैं इसलिए कर रहे हैं, है ना, या इतने ऐसे इसलिए कर रहे हैं। तो ये भी मैंने झेला। तो बहती गंगा बहुत लोगों ने हाथ धोया। तो मेरा ये कहना था कि मैंने किया क्या। और दूसरा मैंने ये कहा था कि ठीक है, जो हो गया हो गया, कम से कम महसूस कर लो कि जो किया गलत किया। तो शायद मतलब अब भाई माता पिता तो माता पिता, भगवान कैसे महसूस कर ले कि उसने गलत किया है। भगवान जो करता है सही करता है। अब आपके उसी पहले वाले पॉइंट पे आ रहे हैं। अब आप शायद बेहतर समझ पा रहे होंगे कि मैं इन मुद्दों को मतलब बहुत गहरी संवेदना के साथ में क्यों समझ पाता हूँ। नहीं, बिल्कुल, देखिए जो भी हम लोग बोलते हैं, बहुत सारी चीजें हैं, वो हम उससे गुजरे होते हैं कहीं ना कहीं पर। और हमेशा अगर कोई ढंग से पढ़ने वाला व्यक्ति होगा तो वो समझ जाएगा कि ये व्यक्ति ऐसा क्यों बोल रहा है। जैसे हमको लोग कई बार पूछते हैं कि भाई आप ऐसे आंदोलनों में कैसे जुड़ गए जी। तो हमने कहा कि उसके पीछे तो बहुत लंबे समय तक का हिम्मत होना पड़ेगा मेरे को सुनने का भी, क्योंकि उतना साहस तो लोगों में होता नहीं है कि वो सोचते हैं ये बोल रहे हैं जी बहुत, लेकिन वो जो बात होती है वो तो हमको पता है ना, हमने कितना झेला है। तो उस तरीके से जो है वो एक जो हमारे समाज के अंदर, मतलब ये कोई राइट टू बीट अप, मतलब ये चाहे किसी को भी हो, किसी को तो है नहीं, ये करते हैं लोग, और ये इससे कुछ मिलने वाला नहीं होता है। कभी ना कभी जीवन के किसी मोड़ पे उनको महसूस होगा ये कि जो उन्होंने किया वो बहुत गलत था। महसूस हो तो अच्छी बात है। खैर आपको पता है विद्या भाई, मतलब हमारी आपकी बातचीत चल रही है, और क्योंकि व्यक्तिगत पहलुओं को भी जी हम लोगों ने जाने अनजाने छू लिया है, तो मैं जी
चाहूंगा कि बात हो रही है तो मैं कुछ लोगों का नाम लेना चाहूंगा यहाँ पर, जी। जिनको मैं आजीवन के लिए ये मानता हूं कि अगर वो नहीं होते तो मैं नहीं होता। हाँ, ये बहुत जरूरी है। मैं समझता हूँ कि उन्होंने मुझे प्रिजर्व हमारे किया, जीवन में, जी जी जी, ये बहुत उन्होंने मुझे जरूरी है। प्रिजर्व किया, मुझे बचाया, मुझे सहेजा। तो मुझे पता नहीं है कि वो लोग ये हमारी आपकी बातचीत इतना लंबा सुनेंगे कि नहीं सुनेंगे, या जी देखेंगे उन तक पहुंचे नहीं पहुंचेगा, लेकिन जी मैं कम से कम जी धन्यवाद ज्ञापन जरूर करना चाहता हूँ उनका। जी, बिल्कुल बिल्कुल। आईआईटी कानपुर के प्रोफेसर हैं, आप उनके नाम जानते होंगे, सुना होगा आपने, प्रोफेसर हरीश चंद्र वर्मा, एचसी वर्मा जी के नाम से जाने जाते हैं। फिजिक्स के बहुत माने हुए वो हैं, पूरा देश जानता है। जो भी बच्चा विज्ञान पढ़ता है, किसी भी इंजीनियरिंग कॉलेज की तैयारी करने पहुंचता है, वो इनका नाम जरूर जानता है। आईआईटी चेन्नई पे प्रोफेसर हैं, प्रोफेसर बी सुब्रमण्यन करके। अच्छा। इन्होंने मुझे जर्मनी से पीएचडी करने के लिए वो किया था, लेकिन मैं नहीं गया था। मेरा कहना था कि मैं उतने ही वर्ष भारत के सामाजिक क्षेत्रों में गुजारूंगा, ज्यादा अनुभव प्राप्त होगा। और आईआईटी बम्बई के प्रोफेसर कुशल देव, काफी नाम है इनका भी। और दिल्ली के आप उनको जानते होंगे, कौशल घई जी। और दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर रह चुकी हैं प्रोफेसर शीला डागा। ये और टीएन पुरवार जी, त्रिलोकीनाथ पुरवार जी, ये 5-6 लोग ऐसे हैं, इनमें से ये भी नाम जोड़ सकते हैं, अनुपम मिश्र जी का भी नाम जोड़ सकते हैं। ये 6-7 लोग ऐसे हैं, 5-6 लोग ऐसे हैं जिन्होंने, जो लोग अगर नहीं होते तो शायद मतलब मैं ऐसा नहीं होता। इसमें मैं एक लोगों को तो मैं अपनी माता बोलता हूँ, वो पुरुष हैं लेकिन उनको माता बोलता हूँ, गणेश प्रसाद बगारिया जी। एचबी टाइम प्रोफेसर थे और उन्होंने वो दे दिया। वो तो मतलब मैं कुछ भी उल्टा सीधा बोल रहा हूँ, मैं कुछ भी उल्टा सीधा लिख रहा हूँ, 100 पेज के पत्र लिखे मैंने अपने मन की बात, उन्होंने शांति से पढ़ा है। भले ही कूड़ा लिखा हो, भूसा लिखा हो, अच्छा लिखा हो, मैंने उनको एक तरह से वैचारिक डस्टबिन की तरह इस्तेमाल किया अनजाने में। तो ये कुछ लोग ऐसे हैं जिनको नहीं, बहुत जरूरी है। वो तो हर एक व्यक्ति को चाहिए। असल में जो आपने आज बात बोली, और मैं इस बात को बोलना चाहता हूँ, हम लोग हमेशा छुपाते हैं बातें। हम लोग जो है जब बातें करते हैं तो जो ऐसी बातें होती है, ये बातें भी हमारे जीवन से संबंधित हैं, और क्रेडिट नहीं देते लोगों को अक्सर। मैं जानता हूं कि लोग शेयर करते हैं, शेयर बड़े कॉन्फिडेंस में करते हैं। आपने जिनके साथ अपनी बातें रखी होंगी, उन पे पूरा भरोसा करके उनके साथ अपनी बात रखी, तो वो तो बहुत बड़ा उनका हिस्सा होता है। और कई बार क्या होता है कि लोग बोलते हैं घर की बात है, अंदर की बात है। इस अंदर की बात से बहुत से लोगों को समझ मिल सकती है। असल में जो आपने बात बहुत रखी लोग है, मुझसे इससे कहते हैं बहुत। कि आप अपनी किताब में या अपने लेखों में ये सब क्यों करते हैं। जी। तो मैं कहता हूं भाई देखो, मैं एक सामाजिक आदमी हूं और एक खुली किताब हूं। जैसे आदि है, लोग हमसे पहले कहते रहे कि आपने बच्चों की फोटो और वीडियो पब्लिक डोमेन में कैसे डाल सकते हैं। मैंने कहा अरे भाई मेरा बच्चा है, मैं उसका डाल रहा हूं फोटो, आपको क्या लेना देना इससे। मैंने कहा मुझे पता है कि जिस भारतीय समाज से मैं निकल कर आया हूं, उस भारतीय समाज में सबसे बड़ी खराबी है पेरेंटिंग की। मैंने कहा कि मैंने अच्छी पेरेंटिंग नहीं पाई, तो मैंने अच्छी पेरेंटिंग ना पाने और जो कमी है वो अपनी समझ के अनुसार उस गैप को समझा, और आज एक संतुलन के साथ में प्रयास कर रहा हूं कि एक अच्छी पेरेंटिंग दूं अपनी संतान। तो इस चीज से बहुत लोगों को शायद कुछ सीखना समझना हो सकता है, अनुभव का आदान प्रदान हो जी सकता है, तो वो उनके पास क्यों ना जाए। दूसरा, बहुत ऐसे युवा हैं जो मेरे संपर्क में आए जब मैंने ये चीजें डिस्क्लोज करना शुरू की, जब मैंने किताब लिखी उसके बाद, जो कुछ न कुछ, इतना तो भयंकर नहीं लेकिन कुछ न कुछ ऐसा झेल रहे थे, उनको रास्ते नहीं मालूम पड़ रहे थे
तो होता क्या है कि जब आप झेलते रहते हैं तो जब आप बड़े तो होते ही रहते हैं ऑटोमेटिकली अपने आप। बिल्कुल बिल्कुल। तो जब फिर आपकी शादी होती है, अपने पैरों में आप खड़े होते हैं, तो फिर आप वैसे ही हो जाते हैं जैसे आपके माता पिता होते हैं। हाँ, आपको पता ही नहीं चलता है, आप उनका रीमेक हो जाते हैं। बिल्कुल। तो बहुत वो भी ऐसे होता युवा है, हैं और जिनको बहुत सी चीजें ये भी होती है कि जब आप चीजों को अपने अंदर घोट के रखते हैं तो सफोकेशन होती है, और एक टाइम पे बहुत ज्यादा वो जो है सफोकेशन होता आपके अंदर जो है वो जो टेंडेंसीज होती है वो सुसाइडल टेंडेंसीज होती है। क्योंकि जब आदमी जो है उसको अपनी बात को किसी के पास में एक्सप्रेस करने का मौका नहीं मिलता है, कहीं रखने की बात उसको लगता नहीं। हमारे समाज के अंदर जो सबसे बड़ी खराबी है वो ये है कि टू मेक ए पर्सन फील दैट ही इज अनवांटेड, और ये मेक ए पर्सन फील अनवांटेड इज द बिगेस्ट बिगेस्ट क्राइम। मैं वो तो विद्या किसी भाई, आपने पर्सन ये को। बात कही है तो इसमें माफीनामे के साथ में दो तीन बातें और जोड़ना चाहूंगा। 95 से लेकर 97 98 तक 3 वर्ष और अधिक कह लें, 4 वर्ष कह सकते हैं, ये मेरे जीवन में ऐसे वर्ष रहे हैं जिसमें मैंने प्रतिदिन सोचा है कि मैं आत्महत्या कर लूंगा। बिल्कुल, जब आप कह रहे हैं तो बहुत ये बिल्कुल मैं इस बात से इसको रोज मानता हूँ जैसी कि शाम होती थी तो मैं सोचता था कि आज इतना परेशान हो गया था प्रताड़नाओं से हर तरफ से, और कोई स्पेस नहीं, हर तरफ से खींच करके जी, ऐसे जकड़ दिया गया। तो अच्छा, आज रस्सी का इंतजाम कर लेता हूं मैं, आज पंखे पे लटक करके, अच्छा किस तिकड़म से किया जाए, मतलब। और फिर अंत में ये लगता था इतना कट गया है और कट जाएगा, जीवन बार बार आता नहीं है। हम्म, अगर जी गया, अगर चांस निकल गया, 1% भी अगर स्पार्क दिख गया तो जीवन निकाल ले जाऊंगा और समाज को सिर्फ अच्छा ही अच्छा दूंगा। अपने लिए कभी नहीं सोचूंगा, अपने लिए कभी नहीं दूंगा। और विद्या भाई, आज तक मैंने कभी अपने लिए संपत्ति नहीं की, मैंने कभी पैसों का नहीं सोचा। आज भी मैं उसी भाव में जी रहा हूँ, और शायद यही ऊर्जा के स्रोत, हाँ ऊर्जा के स्रोत हैं, जी, बिल्कुल बिल्कुल। वही चीजें। देखिए जो हमने देखा, ये पता चलता है कि जैसे आप जो है ऑस्ट्रेलिया में भी रह के इतने समय घर से दूर रह के जो जिस तरह से आपने संवाद कायम किया लोगों से, और वो संवाद एक बिल्कुल मेल मिलाप का, बातचीत का, पर्सनलाइज टच जो हर एक के साथ देखा, वो बहुत बड़ी बात है। वो इसलिए कि मैं इसको नहीं कर पाता। मैं अपनी बात आपको बताऊं तो मैं जो हूँ, आपको सही बात बता रही हूँ, बहुत से लोगों की जो राइटिंग्स हैं बहुत पसंद है, हिंदी में जो लेखन है खास करके। जो हिंदी को एक क्या होता है, मेरा एक कमजोरी हिंदी की जो अच्छी शुद्धता वाली हिंदी, उसको पढ़ने में मुझे मजा आता है। हालांकि मैं उसका बड़ा विरोधी रहा हूँ व्यक्तिगत तौर पे, लेकिन मैं जो पढ़ते हैं ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनकी मैं कम से कम फेसबुक के माध्यम से जो अभी लोग लिख रहे हैं हिंदी में, क्योंकि मैं उसको बदल दिया था, मैंने छोड़ दिया था उसमें लिखना, और मेरी भाषा को मैंने हिंदुस्तानी बनाने की कोशिश की, जो मिक्सअप हो और जो जिसे आम आदमी समझ सके, जिसमें उर्दू का भी टच हो और सारी चीज़ों का। तो लेकिन फिर भी मुझे जो है, जो हिंदी की जो शुद्ध हिंदी है, जो उसको लिखते हैं, और हर एक की एक शैली होती है। आपकी शैली बहुत बढ़िया, जो आपस में संवाद की शैली है, और जैसे हमारे मित्र हैं भंवर मेघवंशी जी, उनकी शैली है, और बहुत सारे लोग हैं, मोहन श्रोत्रिय जी हैं, तो जो हिंदी में लिखते हैं, और मैं उनको चाव से पढ़ता हूँ, क्योंकि मैं ज्यादातर लोगों को नहीं पढ़ता हूँ हिंदी। तो ये भी मैं जानता हूँ कि बहुत सारा मैटर तो जो है वो फिक्शन ज्यादा है, फैक्ट्स कम होते हैं, तो इतना नहीं होता है। लेकिन कुछ ऐसे साथी लोग हैं जिनको पढ़ने में, प्रेम कुमार मणि है बिहार से, जिनको मैं अभी कुछ दिनों पहले एक इंटरव्यू भी किया था, बहुत उनके लेखन को देख करके लगता है कि हाँ, ये इस पे चीज है, लोगों के साथ बातचीत का। तो आपने भी इतने दिनों में जो संवाद कायम किया, जो अपनी भाषा को बचा के रखा ऑस्ट्रेलिया में जाकर के, अभी एक सवाल उठ रहा था, आपने देखा होगा कि भारत की एक नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति आ गई है, और हाँ, वो राष्ट्रीय और दरअसल आप, मैं जब आपसे बातचीत शुरू होने के पहले हाँ, जब मुझे हल्की सी झपकी आई थी, रात में मैं आज 2 बजे जग गया था, अच्छा, तो उसके पहले मैं उसी को पढ़ रहा था। तो राष्ट्रीय तो वो शिक्षा करीब नीति अंग्रेजी में, वाला 60 हाँ 66 पेजेस की है। जी जी जी, तो तो मैं राष्ट्रीय शुरुआत के शिक्षा करीब 5-10 पेज में ही पढ़ पाया था उसका। मैंने कहा कि अ, फिर राष्ट्रीय शिक्षा इसको नीति पढ़ को लें तो लेके फिर बहुत कुछ। सवाल कर रहे थे, तो मैंने कहा एक बात मैं पूछना चाहता हूँ। असल में
उसमें कहा गया कि भाई शिक्षा जो है वो नेटिव लैंग्वेज में होनी चाहिए, बच्चों की प्रारंभिक शिक्षा मैंने तो। अभी नहीं पूरा नहीं पढ़ा नहीं दस्तावेज नहीं में। नहीं नहीं, उसमें एक एक चीज है कि शिक्षा जो है वो प्राथमिक भाषा जो होती है आपकी उसमें होनी चाहिए, भाषा का जी जी। डोमिनेंस नहीं होना चाहिए। और उस पर बहस बहुत सारे लोगों की छिड़ गई, क्योंकि बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि भाई हमारे यहाँ बचपन से अंग्रेजी सिखा दो बच्चे को, क्योंकि इंग्लिश इज द डोर जो दरवाजे खोलती है नॉलेज का। तो मुझे, क्योंकि आपसे इसलिए मैं सोचा कि बहस करूं कि सुबह सुबह एक ट्वीट मैंने पढ़ा, एक बड़ी जर्नलिस्ट है और उन्होंने कहा कि क्या बकवासबाजी है, मतलब वो तो अंग्रेजी की जर्नलिस्ट है, तो उन्होंने कहा देखिए बोल रहे हैं कि इंग्लिश सीखो बचपन से ही। अरे इंग्लिश सिखाने के चक्कर में जो है भारत में ना बच्चा अंग्रेजी सीखता ना अपनी भाषा सीखता। तो मुझे याद आया कि उत्तर प्रदेश में इस साल कम से कम 7 लाख बच्चे जो है फेल हो गए हिंदी में, बोर्ड की एग्जाम में, बोर्ड की परीक्षाओं में हिंदी भाषी क्षेत्र से बच्चे जो है फेल हो रहे हैं बिहार यूपी में। तो क्या मतलब हमारे यहाँ भाषा को लेके किस तरह से जो बातचीत है रखी जाती है, और कैसे माँ बाप चाहते हैं कि बच्चा उनका जो है पैदा होते ही अंग्रेजी बोलना शुरू कर दे, खड़ा कर 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 जो भी है। लेकिन कहीं कहीं फिर कहीं कहीं पर इस देखिए, फेल होने के पीछे अब मुझे वर्तमान का इनका पाठ्यक्रम का ढांचा क्या है उसका कोई आइडिया नहीं। देखिए, लेकिन जब मैं पढ़ता था तब मेरे हिंदी में सबसे कम नंबर आते थे। मतलब जितने विषय होते थे जी उस पे अगर देखा जाए तो हिंदी में मेरे सबसे कम नंबर आते थे। हिंदी पे हो गया, इतिहास भूगोल वगैरह पे सबसे कम नंबर आते थे। जब तक इतिहास भूगोल रहा तो इतिहास भूगोल नंबर कमाए, और जब ये चले गए तब हिंदी में नंबर कमाए हमेशा। कारण क्या है? और मेरी हिंदी बहुत बुरी नहीं है। देखिए, मैं जहां पर यहाँ पर भारतीय आकर हिंदी बोलता नहीं है, उसको शर्म आती है, लेकिन मैं अपना ठसक के साथ में हिंदी बोलता हूँ जी बिल्कुल। और कोई चिंता नहीं करता। मैंने ये महसूस किया कि अब उसमें क्या है ना कि बड़ा बोरिंग टाइप हिंदी है। तो हिंदी पाठ्यक्रम में फेल होना का कारण कुछ और भी हो सकता है, लेकिन ये बात तो है जो आप कह रहे हैं कि मतलब आप देखिए नहीं कुकुर बच्चे मुत्तों की आज की तरह डेट पे जो है, इंग्लिश मीडियम स्कूल खुले हुए हैं भारत में, हाँ कुकुर मुत्तों की तरह खुले हुए हैं, है ना? मतलब इंग्लिश मीडियम, मतलब इंग्लिश सिखाएंगे आपको भोजपुरी में, इंग्लिश सिखाएंगे हिंदी में, इंग्लिश हाँ हाँ। मलयाली में। अब मजेदार बात यह है कि उनके टीचरों को अंग्रेजी नहीं आती है और इंग्लिश मीडियम जी स्कूल है। जी जी जी, वही 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 वही। करते क्या है? इंग्लिश मीडियम स्कूल का मतलब ये होता है, ये होना चाहिए कि बच्चा स्कूल के प्रीमाइस के अंदर घुसा और जब बाहर निकलेगा तब हिंदी का जो आधा एक घंटे का क्लास होता है उसको छोड़कर अंग्रेजी का ही प्रयोग करेगा, अंग्रेजी खाएगा, अंग्रेजी सुनेगा, अंग्रेजी सोचेगा। ये हुआ ना इंग्लिश मीडियम। हम्म। यहाँ इंग्लिश मीडियम स्कूल किसे कहते हैं? बच्चे की जो किताब है वह अंग्रेजी में होनी चाहिए, बस। हाँ, इंग्लिश मीडियम ये है। जी। अब होता क्या है? बच्चा के घर में हिंदी पढ़ रहा है, माँ बाप हिंदी पढ़ रहे हैं, आसपास लोग हिंदी बोल रहे हैं, टीचर भी जो क्लास में अंग्रेजी किताब पढ़ा रहा है वो भी हिंदी में पढ़ा रहा है। मतलब किताब, विज्ञान की किताब अंग्रेजी में है, लेकिन जो टीचर पढ़ा रहा है वो हिंदी में पढ़ा रहा है। हाँ, मतलब वो तो वैसे ही पढ़ा रहा है, जैसे पहले कंप्यूटर की क्लास लगती थी तो कंप्यूटर बच्चों ने देखा नहीं होता तो पढ़ाता, माउस ऐसे हाँ, होता है, बोर्ड ऐसे होता है, कीबोर्ड ऐसे होता है। तो अब ऐसी स्थिति में क्या है कि और हाँ, और हिंदी को बुरा कहा जाता है, वो इंग्लिश मीडियम स्कूल है। तो हिंदी तो उसको आ ही नहीं रही है, अंग्रेजी भी नहीं आ रही है। तो जो पत्रकार महोदया हैं उन्होंने सही तो कहा है कि ना इधर करा ना उधर करा, वो मामला जो है नहीं मतलब झोल मुझे को झपाटा लगता हो है गया। कि हमको जो है भाषा से नफरत करना नहीं सीखना चाहिए। मेरे को लगता है जिस भाषा में रहे उसमें मजबूती से रहें, और बाद में सीखें, कोई एक एज के बाद सीखता है आदमी, 2-4 साल के बाद। देखिए विद्या भाई, मेरा मानना है कि भारत में इतने प्रकार के गलतियां तंत्र और व्यवस्था और समाज ने की हैं कि आप अचानक जो है नेटिव लैंग्वेज लाद नहीं सकते हैं, जी बिल्कुल नहीं लाद सकते। दूसरा, भारत की इकोनॉमी का और जो डेवलपमेंट का जो बेसिक्स आपने जो तैयार, जिसे आपकी भाषा में नरेटिव्स कह सकते हैं, जो आपने तैयार किए हैं वो अंग्रेजी पर आधारित है। तो भारत में अंग्रेजी का अध्ययन जरूरी है। हाँ, वो तो बिल्कुल, वो तो हर एक को लगता ही है। लेकिन
आदमी अपने आप को जो अभिव्यक्त है वो सबसे अच्छा अपनी हाँ, मातृभाषा में कर पाता है। देखिए, अपने अपने आप को जिसे संप्रेषण कह सकते हैं अपने आप का, तो उसके लिए उसकी जो अपनी भाषा है उसको दोयम नहीं मानना चाहिए। भारत में दिक्कत क्या है कि हिंदी को दोयम मान लेते हैं। कोई हिंदी बोल रहा है तो उसको मतलब हिकारत से देखते हैं, ये गलत है। एक तरफ से आप हिंदी हिंदी चिल्ला भी रहे हैं और हिकारत से देख भी रहे हैं। मतलब यह है कि अगर आप किसी बड़े अधिकारी से मिलने जाएं, उससे अंग्रेजी में बोलें तो बैठा के चाय पिलाए, हिंदी में बोलें तो आपको बेवकूफ बने खड़ा रखेगा। तो इस मानसिकता से बाहर आने की जरूरत है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। जैसे मैं बताऊं, मैं फेसबुक में हिंदी पे लिखता हूं जी। मुझे मालूम है कि फेसबुक में पढ़ने वाले देखने वाले बहुत लोग मुझे गधा समझते हैं, मुझे अच्छी तरह मालूम है। केवल इसलिए कि मैं हिंदी में लिखता हूं, लेकिन अपना सोशल कमिटमेंट है कि नहीं, वो भाई ठीक है। जो आपकी जो लोग हैं, जो पढ़ने वाले हैं, उनके समझ में आना चाहिए और उनको अच्छा लगना चाहिए, और हाँ, उसमें तथ्य होना चाहिए। देखिए, मेरा ये मानना है कि भाषा कोई भी हो, हम एक गलती करते हैं कई बार, और वो मैं इस यहाँ पर बताना भी चाहता हूँ। वो लोहिया जी का जो वक्तव्य था, लोहिया जी ने हिंदी क्षेत्र में हिंदी की बात की थी ना, हिंदी हिंदी बहुत ज्यादा, तो लोहियावादी भी हिंदी का अंग्रेजी से तुलना करना बेईमानी है। भाषा बिल्कुल जो है, बिल्कुल कोई रिश्ता ही नहीं उसका भाई। क्योंकि भाई जो हमारी मातृभाषा होगी हम उसी में बोलेंगे ना, चाहे हमारा साहित्य कमजोर हो, ज्यादा हो। हाँ, जहाँ साहित्य की लिटरेचर की बात आती है, अब वो तुलना करना शुरू करते हैं यूरोप से, जो कि बिल्कुल गलत तुलना है। क्योंकि यूरोप में जो है भाषा साहित्य बहुत ज्यादा विकसित था, अंग्रेजी से ज्यादा मजबूत था। आप देखें फ्रेंच लिटरेचर, जर्मन लिटरेचर, रशियन लिटरेचर, जो पूरा, तो उनकी जो स्पेनिश है, उनमें इटालियन है, सब भाषाओं में बहुत मजबूत साहित्य लिखा गया है, और वो अपनी भाषा को प्रिजर्व करके भी रखे हैं। हिंदी एक्चुअल में जो है वो नई भाषा है, बहुत पुरानी नहीं है उस हिसाब से अगर देखें तो, और वो उभर भी रही है। पहले से जो था वो फ्यूडलिज्म के तंत्र में भी रही है, वो डेमोक्रेटाइज थी नहीं लैंग्वेज, तो थोड़ा थोड़ा अब उसमें वो आ रहा है। तो लेकिन आम आदमी तो अपनी भाषा ही बोलेगा। आम आदमी को इससे तो कोई मतलब नहीं कि भाई वो अंग्रेजी बहुत बड़े शेक्सपियर बोलते तो हम भी बोलें। तो कहीं ना कहीं पब्लिक के लिहाज से भाषा को उसके साहित्य से अभी तुलना ना की जाए। अभी तो तुलना ये की जाए कि कितने लोग बोलते हैं, कितने लोग समझते हैं, कितने लोग जानते हैं। देखिए, मैं आपकी इस बात से पूरा सहमत हूं विद्या भाई कि भारत में जब लोग ये कहते हैं ना कि हिंदी नीचे जा रही है, मैं इससे हमेशा असहमत रहता हूँ। मेरा जी जी। मानना है कि भारत में हिंदी का विकास हो रहा है, हिंदी बढ़ रही है, घट नहीं रही है। देखिए, ना बढ़ रही है तो बड़ी है, हिंदी बढ़ रही है। और बढ़ाने भाई में देखिए, जो एक है। बात समझिए आप, जी कितने ऐसे भारतीय हैं जो हिंदी भाषी क्षेत्र के थे और विदेश आने के बाद जहां मौका मिलता है, जहां 1% भी संभावना होती है, वहां हिंदी बोलते हैं। जी अपवाद हैं, नहीं बोलते हैं, अंग्रेजी जी। बोलते हैं। ठीक, लेकिन मेरे ऐसे कुछ लोग हिंदी बोलते हैं। कितने ऐसे भारतीय हैं जो बाहर आकर के अपने बच्चों के, उनकी पत्नी विदेशी हैं, भारतीय ना हो, तो बच्चों के साथ में पहले दिन से ही, गर्भावस्था से ही हिंदी बोल रहे हैं। मतलब उनकी दो दो मातृभाषाएं बनाते हैं। कितने भारतीय ऐसे हैं? कम है, ज्यादा नहीं है। लेकिन मेरा कहना है कि अगर एक भी भारतीय ऐसा है जो 1% अवसर मिलने पर भी हिंदी बोलता है, एक भी भारतीय यदि ऐसा है जो अपनी जिसकी पत्नी भारतीय नहीं है और वो अपने बच्चे को 2 मातृभाषाएं देता है, यदि एक भी भारतीय ऐसा है, तो हिंदी बढ़ी, घटी नहीं, बढ़ी हिंदी। नहीं, बढ़ रही है, और उसको बढ़ाने में बहुत सी चीजों का योगदान है। कमर्शियल है, बिजनेस बहुत। है, बहुत चीजें हैं, मार्केट है। तो आप फ्रांस गए होंगे, पेरिस जी पेरिस करिए, वहां जी जी। हिंदी पे लिखा रहता है। नहीं, लंदन में बहुत है, गुरमुखी में लिखे हुए हैं। खूब हिंदी मिलेगा आपको। तो वो तो है बिल्कुल। यहाँ पर भी जो है हिंदी, देखिए, टूटी फूटी लंगड़ फंगड़ हाँ जैसी भी हो, मैं मानता हूं कि यहाँ पर जो भारतीय हैं वो हिंदी को बहुत सीरियसली लेते नहीं है, बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा कर सकते हैं, लेकिन नहीं। लेकिन मेरा मानना है कि जो भी है, जैसा भी है, जो भी उनके पास 2-4 घंटे का समय निकालते हैं महीने पे या 2 महीने पे, कुछ कर रहे हैं, तो धीरे धीरे बढ़ेगी। अभी उनका एजेंडा नहीं है कि हिंदी पे ही लगा जाए, अभी कमाने खाने का एजेंडा है। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, बहुत लेकिन अच्छा। मैं इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूँ कि हिंदी घट रही है, हिंदी बढ़ रही है।
ना ना, काफी बड़ी है, और उसको बढ़ाने में हिंदी साहित्य का योगदान नहीं है। उसको बढ़ाने हाँ में जो है हाँ, बहुत बहुत सारा देखिए फिल्म हिंदी है, साहित्य का, बॉलीवुड है। हिंदी साहित्यकारों का, हिंदी कविकारों का, ये जो लोग जो मंच में खड़े होकर के जो गाना वाना ना गाते रहते हैं, क्या बोलते हैं, कवि सम्मेलन का, इनका ना कोई ना, योगदान नहीं। वो हिंदी को बढ़ाने में बहुत बड़ा योगदान जो है, एक तो सिनेमा का है, और थोड़ा क्योंकि हिंदी जो है भाषा सरल है, आसान है दूसरी भाषाओं के मुकाबले में, तो इसलिए वो बड़ी है। बहुत हद तक योगदान उसका सिनेमा का है। आम देखिए आम आदमी का योगदान है हिंदी को बढ़ाने जी पर, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। साहित्यकारों का या जो बाकी ये सब जो। नहीं, इसीलिए तो कह रहे हैं कि साहित्य पढ़ने के लिए तो फिर आपको जाना ही पड़ेगा, दूसरा साहित्य ढूंढना ही पड़ेगा, और हिंदी में भी प्रगतिशील साहित्य लाना पड़ेगा, जिसकी बिल्कुल कमी है, बिल्कुल बिल्कुल। अभी भी है। अरे विद्या भाई, जब आदि पैदा हुआ, 2-3 दिन का जब हुआ, तो मैंने देखा कि यहाँ पर एक से एक किताबें बच्चों के लिए, हम्म, जबरदस्त। हर एक चीज के लिए किताबें, बड़ी शानदार शानदार किताबें हैं। हर एक भाव समझाने के लिए, हर एक क्रिया हाँ, समझाने के लिए, प्रकृति की हर एक चीज समझाने के लिए आदि के पास कई सौ किताबें हैं। जी जी। लेकिन पता है हिंदी में क्या है? वही राजा, वही रानी, वही घोड़ा, वही हाँ भालू, वही शेर, वही चीता, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। वही जादूगर, वही छड़ी, हाँ है ना, बिल्कुल वही मतलब बिल्कुल कुछ है बिल्कुल। ही नहीं, और वही रिपीटिशन। हाँ आप हाँ। 10 किताबें हिंदी खरीदिए बच्चों के लिए, आप सब में देखिए थोड़ा बहुत हेर फेर करके वही रिपीटिशन। तो हम तो हम हमारा जो साहित्य है वो हमारे समाज को रिफ्लेक्ट करता है ना, समाज जो है वो भक्त बनाता है, तो साहित्य भी भक्त बनाता है, और मजबूती से बनाता है, ताकि बच्चा सवाल ना करे। तो विवेक जी, बिफोर हम लोग इसको समाप्त करें, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ जो हाइपोथेटिकल है। हम और आप हाइपोथेटिकल ही बात कर रहे तो हाइपोथेटिकल क्वेश्चन ये है कि अगर आपको मौका मिले भारतीय समाज को बदलने का और भारत को बदलने का, तो क्या बदलेंगे आप? हैं। पूरा ईमानदारी से बोल दूं? जी जी, ईमानदारी से बोले, और क्या। अब मैं सबसे हाइपोथेटिकल है तो मैं ईमानदारी सबसे होगी। पहले तो 2 काम करूंगा। जी। जाति खत्म कर दूंगा, पहला काम। और दूसरा काम धर्म। तीसरा काम, मनुष्य मनुष्य होता है, वो किसी पद में हो, माता हो, पिता हो, गुरु हो, फूफा हो, नाना हो, चाचा हो, वो साधारण मनुष्य होता है। जैसे दूसरे मनुष्य होते हैं वैसे वो मनुष्य होता है, वो कोई भगवान अगवान नहीं होता है। और अंत में जब ये हो जाएगा तो इसके बाद अगला जो फॉर्म ये होगा, ऐसी शिक्षा व्यवस्था, ऐसी स्वास्थ्य व्यवस्था जो सस्टेनेबल हो। और सस्टेनेबिलिटी के लिए आपको प्रकृति को समझना पड़ेगा, पानी को समझना पड़ेगा, और मतलब जितनी भी इस तरह की जुड़ी हुई चीजें हैं, पर्यावरण को समझना पड़ेगा, श्रम को समझना पड़ेगा, मानसिक श्रम, शारीरिक श्रम को परिभाषित करना पड़ेगा। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन शुरुआत में इनसे करूंगा। जाति कैसे तोड़ेंगे आप? उसका कोई फॉर्मेट है माइंड में? जाति तोड़ने का, अब ये हाइपोथेटिकल से हम बाहर आ रहे हैं, प्रैक्टिकल में आ रहे हैं। जी। भारत में प्रैक्टिकल रूप से आप जाति केवल एक तरीके से ही तोड़ सकते हैं, और कोई तरीका है ही नहीं है। वो ये है कि जो भी युवा लोग हैं वो जिस स्तर की लड़की से या लड़के से विवाह करना चाहते हैं, उस स्तर के लड़की और लड़के को दूसरे जातियों में देखना शुरू करें। मतलब जैसे आप आईएएस खोजना चाह रहे हैं तो अपनी जाति मत खोजें, किसी दूसरी जाति में खोजें। माता पिता अगर अपनी बच्ची के लिए बैंक अधिकारी खोजना चाह रहे हैं तो भाई हर जाति उपलब्ध है, किसी दूसरी जाति में कर लें। और कोशिश करें कि जो शोषित जाति है वो शोषक वाले में खोजे, और जो शोषक है वो शोषित वाले में। ये नहीं कि शोषक आपस में खोज रहे हैं, ऐसा नहीं। लंबा समय लगेगा, लेकिन इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। वैसे तो मतलब जो आपने हाइपोथेटिकल क्वेश्चन को रियल में बताया वो थोड़ा मुश्किल मुझे इससे लगता है कि लोग जाएंगे नहीं अपनी जाति से बाहर दूसरे को ढूंढने के लिए, क्योंकि जाना पड़ेगा।
जाति की इज्जत जो है आपकी जाति से जुड़ी हुई है। और लेकिन मैं आपकी बात से सहमत, उस पर थोड़ा सी अगर मैं उस पर अपना पॉइंट डालूं तो मैं कहता हूं कि जब तक हम अपने बच्चों को राइट टू चॉइस न देंगे, और बच्चों को जो है राइट टू चॉइस मैंने बड़े होते हुए भाई अपने सोच समझ से करो और अपने जाति बिरादरी के दायरे से बाहर निकल के भी दोस्ती करो, तो एक बार आपकी दोस्ती होगी तभी आप उस आगे जा सकते हैं। माहौल में पहुंचने के पहले माता पिता को, समाज को कितना ज्यादा परिवर्तन करना पड़ेगा, मतलब पूरी कंडीशनिंग और ट्रेनिंग का पूरा ढांचा चेंज करना पड़ेगा। ऐसा तो है नहीं कि आप जी बाकी जी। चीजों के लिए ट्रेनिंग दे रहे हैं और हाँ जी, हाँ विवाह जी। के लिए ट्रेनिंग अलग से देंगे। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वो तो पूरा सामाजिक ढांचा ही एक साथ ही है। पूरा बदलना पड़ेगा। लेकिन पूरा सामाजिक ढांचा बदलने का मतलब है कि जो सामंतशाही है उसकी जड़ें सब खत्म हो जाएंगी, सब 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 कुछ जाना पड़ेगा। तो वो तो कोई खत्म करने को तैयार नहीं है। विद्या भाई देखिए, हम और आप भले ही इनको हाइपोथेटिकल कहें, लेकिन ये जाएंगे, टूटेंगे। जाना ही पड़ेगा। वो अलग बात है कि हम और आप जिंदा रहते न देख हाँ पाए, जी जी, बिल्कुल बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल कोई सही। और रास्ता ही नहीं है। हम और आप इतना घेर घार के जाएंगे, अगली पीढ़ी कुछ और घेर देंगी। जी जाना जी, ही है इनको भाई। बिल्कुल बिल्कुल हम और आप बिल्कुल। गिलहरी हैं, थोड़ा थोड़ा खुरचन लगा रहे हैं अपना, और क्या। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने समय निकाला और बड़ी विस्तृत चर्चा हुई। मुझे उम्मीद है कि जो भी साथी लोग सुनेंगे इन चीजों से नए रास्ते निकालेंगे, क्योंकि इससे निचोड़ निकलेगा तो और अपने रास्ते ढूंढेंगे। और जैसे आपने कहा कि खुरचन, हम लोगों का काम है कि एक नया नया नॉलेज जनरेट करना, और लोगों का काम उससे लें, और उससे जो काम की चीज उसको लें, जो नई काम की उसको अपना फेंक दें। तो बहुत बहुत धन्यवाद। और विद्या भाई जी को बहुत बहुत धन्यवाद, इस आपके सम्मान को देने के लिए, इस प्रेम को देने के लिए। आपके स्वास्थ्य की और कामनाएं। आपने और ऐसे सवाल पूछे। अब तो यह है कि अ, पहले अगर यही सवाल पूछा होता आपने कुछ साल पहले, 10 साल पहले, तो मैं रो रहा होता। अब खैर इतना मजबूत हो गया हूँ, या नहीं, आपने बहुत अच्छा, मैं बहुत धन्यवाद कहना चाहता कि हूँ अंदर से कि रोता हूँ लेकिन जी बाहर जी, बाहर बाहर आंसू नहीं आते अब। मुझे बात समझ आई। और आपने बिल्कुल अपनी जो बहुत व्यक्तिगत बातें बहुत बार नहीं होता है, लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि इससे बहुत से लोगों को प्रेरणा मिलेगी, बहुत से लोगों को। क्योंकि मैं हमेशा एक बात बोलता हूँ, जिस संदर्भ में मैं हमेशा बोलता हूँ कि जीवन बहुत महत्वपूर्ण है। मैं किसी भी साथी को बोलता हूँ कि भाई, जीवन इतना महत्वपूर्ण है कि उसको खत्म करने की ना सोचें। हालांकि जो करते हैं तो ये भी जरूर है कि वो उस परिस्थिति में धकेल दिए जाते हैं, और जब उनको कोई सुनने वाला नहीं होता, तो मैं हमेशा साथियों से बोलता हूँ कि एक दूसरे को सुनिए, उनको अपना समय दें। और जब हम भी कभी गहरे अवसाद में हो, तो कोई ना कोई ऐसा साथी होना चाहिए जिस पे हम अपनी बात रख सकें। और ये जरूर, सामाजिक जीवन में जब आप आते हैं तो ऐसे लोग मिलते हैं, आपको भी मिले, बहुत अच्छी बात है, और आपने उनका नाम भी लिया। मैं समझता हूँ कि ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है कि जो हमारे जीवन में थोड़ा भी परिवर्तन लाया है, हम उनको कहीं ना कहीं पर अगर याद करते हैं तो हमको ही ताकत मिलती है। मैं समझता हूँ कि एक बहुत अच्छी बात है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और आपके स्वास्थ्य की अच्छी कामनाएं। उम्मीद करते हैं कि आपका विश्वविद्यालय भी बने और आपके ग्राउंड रिपोर्ट इंडिया आगे बढ़े, और सब लोगों को मौका मिले उसमें काम करने का। तो बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।